जो चीज़ 7-8 लाख में निपटा रहा था वो उसने 10 लाख तक खींच ली थी। इवन जो मेरी मम्मी की ज्वेलरीज़ तक थी, रशिया जाने के लिए तो मेरे को वो बेच के जाना पड़ा था। फिर 15-20 दिन हुए, वो मुझे जॉब पर ही नहीं लेके गए 15 दिन तक, मतलब एक रूम में बिठाए रखा। जैसे ही वीज़ा एक्सपायर हुआ, साथ में मुझे कहते हैं कि अब तो पुलिस की दिक्कत हो गई, आप अपना देख लो। तो फिर इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप आर्मी में जा सकते हो, कि वहाँ पे आपको एक सिक्योर जॉब भी मिल जाएगी और आपको 2 लाख रुपए मंथली सैलरी भी आती रहेगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ लिखी होती है कि अगर आपको वहाँ मतलब आप फेटिलिटी हो जाती है, अगर आप मर जाते हैं आर्मी में, तो आपको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए 6 चीज़ें हैं प्रॉपर। बट जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, लिटरली हमारे सामने मतलब 100-200 मीटर पे एक मिसाइल आके गिरती है भड़म करके, आर्टिलरी चल रही थी। तो उन्होंने फटाफट से हमें बंकर के अंदर भेजा कि फटाफट बंकर के अंदर जाओ। बंकर के अंदर गए, वहाँ गया, वहाँ पे 7 इंडियन बैठे हुए थे सामने। अनूप करके एक लड़का था, उसने तो अपने मिशन पे जाना था अगले दिन सुबह, उसने उससे पहले रात को अपने पैर में ही गोली मार ली। मतलब वो सिर पे मारने वाला था, बट अचानक से पीछे से लड़के ने देख लिया, तो उसने बंदूक ऐसे झटकी और उसके पैर में गोली लगी। जो ये लड़के आर्मी में चले जाते हैं और फंस जाते हैं या जिनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बहुत बड़ी दलील इनके खिलाफ लोग ये देते हैं कि भाई ये जाते क्यों हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं, इनको पता है ये पैसे के लिए जा रहे हैं, इन्हें पता है वहाँ लड़ाई होगी, वो आर्मी है, कोई खिलौना नहीं है। एक लड़का बूटा सिंह था पंजाब से, उसकी सर्जरी चल रही है अभी शायद, उसका मतलब ये नेक के नीचे वाला हिस्सा ही उड़ गया था पूरा। अब मरे, अब मरे, अब मरे, बट वही है, बच रहे थे किसी तरीके से। बट हर 2 दिन में 1 दिन में खबर आती थी आज ये इंडियन मर गया, कल जो ग्रुप किया था वो नहीं बचा। रेडियो पे बात करते हुए भी रात को ऐसा लगता था कि किस मुंह से ही तो बात करें तो लड़कों से। ये जो 3 महीने आप रहे हो, इन 3 महीने में मतलब आपको कितने पैसे इन्होंने दिए और वो कैसे देते थे? नहीं, जैसे आप जब अपनी कहानी बता रहे हो, हमने एक वीडियो आपका हमारे चैनल पर पहले भी जी, जी, चलाया है, जी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनसे पूछो कि पैसे कितने कमा के लाए वहाँ से। तो कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है जिसमें आप घूम रहे हो अलग-अलग जगहों पे, आप कहीं पे बैठ के ड्रिंक्स पी रहे हो या खा रहे हो, तो लोग कह रहे हैं कि अब ये आके एक दूसरी कहानी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ये मजे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ राहुल यादव। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जो कि है तो उत्तराखंड का, जलंधर में उसकी पढ़ाई हुई, पंजाब में, और हरियाणा से नाता ये है कि अभी वो जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उससे वापस लौटा है और बहुत सारे हरियाणा के लड़के भी हैं जो कि इस वॉर में फंसे हैं, जिन्हें आपने देखा होगा कि इस तरह की खबरें आई कि जबरन जो है रशियन आर्मी में भर्ती कर लिया गया है और उनसे कई कई महीने हो गए, परिवारों की बात नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले एक समूह जो इकट्ठा होकर लोग आए भी थे और दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया था उन्होंने और मांग की थी कि जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करें, उन तमाम बच्चों को वापस इंडिया लाया जाए। तो अब विवेक हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वहां पर आखिर होता क्या है, किस तरह ये लोग रशियन आर्मी में पहुंचते हैं, किस तरह फ्रंट लाइन पे लड़ाई होती है और कई जो लड़के हैं वो मारे भी गए हैं। आपको सोनू नाम याद होगा, मदनहेड़ी गांव हिसार का, उसकी डेड बॉडी आई थी। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विवेक से। तो विवेक, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहां से हैं, कहां आपकी पढ़ाई हुई है और उसके बाद आगे की बात करेंगे। मेरा नाम विवेक सिंह रावत है। मैं बेसिकली तो उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से, मंजोखी गांव है वहाँ पर एक। तो स्टडीज़ मेरी जलंधर में हुई हैं, ठीक है। तो मैं क्रिकेट भी खेलता था साथ में, इसलिए मैं उत्तराखंड छोड़ के वहाँ पर गया था। अच्छा। कि चलो लाइफ में क्रिकेट खेलता हूँ तो उस पर ही फोकस करेंगे। बट खेलते खेलते फिर आपको पता ही है, जब थोड़े यंग एज में आए हैं तो फैमिलीज़ के ऊपर भी प्रेशर था, सब कुछ था कि कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं हम, कि आप इंडिया से चले जाओ, फ़ॉरेन में जाके शायद कुछ स्टडीज़ वगैरह कर लो या वर्क परमिट पे चले जाओ। फिर उसी के रिलेटेड मैंने एक एजेंट से बात करी, तो मतलब मेरे नोन में ही थे वो, तो वो लड़कों को भेजते थे। तो मैंने उनसे बात करी कि भैया ऐसी ऐसी करके बात है, तो आप मुझे कहीं किसी कंट्री में भेज सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको भेज देंगे। पहले उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको यूरोप भेजेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। बट रशिया वाला कोई सीन तो तब तक था ही नहीं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा आगे जाके। तो यूरोप में आपको कहाँ भेजने की बात यूरोप में मेरे को उन्होंने कहा था कि आपको सर्बिया भेज देंगे, और सर्बिया के मेरे पास जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे बनवाए थे वो भी मेरे पास घर पर पड़े हैं। जो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनते हैं जाने के लिए यूरोप में, सबको पता होगा, वो भी मैंने बनवाए। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आपको क्रोशिया भेज दिया जाएगा, जो इटली के बिल्कुल बगल में पड़ता है। बट सब चीज़ें 8-9 महीने मेरा पासपोर्ट उनके पास पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। एट दी एंड इन्होंने बोला कि आपको मकाऊ में भेज देते हैं, पता होगा आपको, हांगकांग के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है। तो वहाँ पे आपको भेज देते हैं, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे देगी, सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। तो स्टार्टिंग से ये तो क्लियर था कि आपको सिक्योरिटी की जॉब में भेज रहे हैं। ओके। तो फिर मैं वहाँ पर पहुँचा, बट मुझे ये नहीं पता था कि टूरिस्ट वीज़ा कभी एक्सटेंड ही नहीं होता है कंट्रीज़ में जाके उस टाइम तक, कि वहाँ पर जाके हम असाइलम भी नहीं ले सकते इन कंट्रीज़ में। पहले मुझे वहाँ भेजा, वहाँ पे कोई बात नहीं बनी। सबसे पहले मकाओ भेजा। सबसे पहले मकाऊ भेजा। तो वहाँ पर मैं 9-10 दिन रहा, मेरे साथ 4 लड़के थे।
तो हम 4 लड़के थे, वहाँ पर भी इन्होंने यही किया एजेंट्स ने हमारे साथ कि 1200 1300 डॉलर हमसे वहाँ पर लिए पहले पहुँचते ही। $100 में हमने 9 दिन निकाले हैं वहाँ पे। और जबकि रेंट ही इतना ज़्यादा था, रेंट तक नहीं पे किया था इन्होंने हमारा वहाँ पे होटल्स में। वहाँ से इन्होंने वापस बुलाया, हमें थाईलैंड में रोका 15-20 दिन। थाईलैंड से वापस बुला के मलेशिया भेज दिया कि जहाँ पर इंडिया को ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिल रहे थे। वहाँ पर भेजते भेजते फिर इन्होंने हमें अमृतसर बुलाया लास्ट में। तो जो मेरे वाला एजेंट था उसने बोला कि रशिया में बहुत अच्छा चल रहा है अभी, कि आपको रशिया भेज देते हैं वहाँ पे। लेकिन रोक रहा हूँ बीच में, ये जो सारे कंट्री आप गए हो, मतलब ये आपको ये पता है कि, मतलब ये पता था कि आप इलीगल तरीके से जा रहे हो आप? मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये कहा था कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज रहे हैं अच्छा। और वहाँ पे जाके आपको एक आदमी मिलेगा जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएगा उसका। तो ये मलेशिया, मकाओ, थाईलैंड, ये सब आप फ्लाइट से गए हो? जी, फ्लाइट अच्छा। से गया और उसका एक्सपेंस भी मुझे ही पड़ रहा था। ये नहीं अच्छा। कि वो जो पैसे मैंने ऑलरेडी उसको दे रखे थे उसी पे कर रहा था। मतलब जो पैसे बार-बार 1 लाख, 1.5 लाख करते-करते बात जो चीज़ 7-8 लाख में निपटा रहा था वो उसने 10 लाख तक खींच ली थी। इवन जो मेरी मम्मी की ज्वेलरीज़ तक थी, रशिया जाने के लिए तो मेरे को वो बेच के जाना पड़ा था। तो फिर लास्ट में इन्होंने कहा कि आपको रशिया भेज देते हैं। रशिया पहुंचा मैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मेरे को ये भी नहीं पता था कि सिम कार्ड भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि रशिया में इंटरनेशनल जो लड़के आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे, उनको सिम कार्ड नहीं देते हैं। सिम कार्ड सिर्फ उसे मिलता है जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पर है, क्योंकि रसिया वो में कहाँ लैंड किया आपने सबसे रशिया मॉस्को में मैं गया था। एसवीओ एयरपोर्ट है, अच्छा। एरोफ्लोट फ्लाइट जाती है यहाँ से सुबह 5 घंटे की फ्लाइट, उसी में मैं पहुँचा था वहाँ पे। इमिग्रेशन में पहले तो इन्होंने जाते ही मेरा ईएमआई नंबर ले लिया था फ़ोन का, हम्म। कि इनको हर चीज़ पता होती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 8 घंटे तो इन्होंने इमिग्रेशन में बैठाया पहले मेरे को, रशियन इमिग्रेशन पे। बहुत सारे सवाल जवाब वहाँ भी हुए थे। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग गया था कि शायद डिपोर्ट करके इंडिया ही भेज देंगे। और डिपोर्टेशन वाला सिस्टम भी बहुत ख़राब है रशियन का। डिपोर्टेशन पे 2-3 महीने आपको जेल में रह के उसके बाद आपको डिपोर्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने चलो फाइनली मेरे को बाहर भेजा। तो जिस बंदे ने मेरे को भेजा था उसने फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद। उसने जिस बंदे का मेरे को नंबर दिया था कि आप इससे कांटेक्ट करना, किसी तरीके से वाईफाई लेके मैंने उससे कांटेक्ट किया। वो भी हरियाणा का ही था, मेरे को नाम अभी याद नहीं है प्रॉपर्ली उसका, उसने मेरे को नाम भी नहीं बताया था अपना। तो फिर उसने मुझे एक कंपनी थी ओज़ोन करके, रशिया में काफ़ी फेमस है, तो मैं वहाँ पहुँचा ओज़ोन की कंपनी में। वहाँ मुझे कहते कि आपको 3000 रुपये डेली देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब 90,000। तो बाद में मैंने उनको पूछा कि आपने सिक्योरिटी का बोला था कि सिक्योरिटी की कोई जॉब मिलेगी, कि जाते ही आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। कहते कोई बात। तो मैंने कहा जो वर्क परमिट है वो कब तक मिल जाएगा? तो ही सेड कि कोई बात नहीं, वो 15 दिन आप रुको, 15 दिन में जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनता है 5 साल का, वो बनवा के देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। तो फिर 15-20 दिन हुए, वो मुझे जॉब पर ही नहीं लेके गए 15 दिन तक। मतलब एक रूम में बिठाए रखा। जैसे ही वीज़ा एक्सपायर हुआ, साथ में मुझे कहते हैं कि अब तो पुलिस की दिक्कत हो गई, आप अपना देख लो, कि हम आपको काम ही नहीं दे सकते यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे कुछ लड़के थे हरियाणा के, तो हरियाणा पंजाब के, कुछ जम्मू के लड़के थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी और से कॉन्टैक्ट करके देखते हैं जो रशिया में एजेंट्स होंगे, तो वो शायद हमें काम पे लगवा दें। फिर हमारा कॉन्टैक्ट हुआ एक एजेंट से, तो अमित करके था, वो नेपाल से था, अमित कुमार बरून करके, और ये नाम ही है जिसने सब कुछ करवाया है आगे हमारा। तो अमित कुमार को हमने कॉल करा। ओरियन करके फैक्ट्री थी रशिया में, तिवेर में पड़ती है ये। तो वहाँ पे हम गए, काम करा। आंद्रे जो हमारा मेन ओनर था, मतलब जो हमारी वाली कंपनी थी, तो वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया। चोकोपाई कंपनी थी वो। काम पे जा रहे हैं, 14-14, 15-15 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, है ना। उसके बाद भी महीने के बाद हमें कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं मिले कंपनी से। चलो हमने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकाले। एट दी एंड फिर कह रहे हैं वीज़ा ही नहीं है, अब घर जाओ, हमारे पास कोई वो नहीं है कि आपको कहाँ रखें, हमारा रहने का खर्चा भी पड़ रहा है, कंपनी पैसे ही नहीं दे रही है आपके, कि आपके पास तो वीज़ा ही नहीं है। बट कंपनी सब कुछ दे रही है। कोरियन कंपनी थी तो वो इंग्लिश भी बोलते थे, क्योंकि रशिया में तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है। रशिया में तो जब रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, बट तब तक हमें रशियन भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई थी। तो फिर उसी बीच में मिले हमको इनके कोरियन जो कंपनी थी उसके जो हेड थे। तो मैं सीधा उनके पास चला गया कि सर मेरे को 3-4 महीने लिटरली हो गए हैं, खाने के लिए भी मुझे अपने घर से 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मंगवाने पड़ रहे हैं, कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करके आया था कि यहाँ से आके चलो जो मैंने पैसे मेरे पापा, मतलब इतनी मुश्किल से पैसे उन्होंने अरेंज करे थे, सब कुछ करा था, कि मैं वो पूरे करके और फ्यूचर देखूंगा यहाँ पर। बट फ्यूचर क्या देखूँ, यहाँ पे तो मेरे से 1 लाख रुपए ही कवर नहीं हो रहे हैं जब तक। तो वो कह रहे हैं कि हम तो आपकी सैलरीज हर महीने दे रहे हैं, कि आप अपने बॉस को बुला के लाओ, कि जो आपकी कंपनी के बॉस। हमने कहा ठीक है सर, मैं उन्हें बुला के ले आता हूँ। मैंने ये बात करी अपने जो एजेंट था हमारा अमित कुमार बरून घर पे, तो मैं उनके पास गया, स्टूडेंट था एमबीबीएस का वहाँ पे। तो मैंने उससे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई है। तो कहता आपने कैसे बात कर दी, ये वो। तो उसी दिन क्या होता है कि अचानक से पुलिस आ जाती है हॉस्टल में जहाँ हम रुके हुए थे।
तो हॉस्टल में आते ही उन्होंने कहा कि चलिए आपके पास तो ना रजिस्ट्रेशन है। फिर हमें पता लगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम की भी कोई चीज़ है कि इसके बिना तो आप रशिया में रह ही नहीं सकते। फिर तो आप प्रॉपरली इलीगल हो कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने बन सकती थी वो रजिस्ट्रेशन, उसे हमने 2 बार पैसे भी दिए थे इस चीज़ के लिए 10-10 हज़ार रुपये की हमारी रजिस्ट्रेशन बनवा दो, वो भी नहीं बनवाई। तो वो हमें लेकर गए वहाँ पर 3-4 लड़के थे हम। तो उन्होंने कहा कि अब आपके साथ क्या करना है, हम तो या आपको डिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट भी ऐसे नहीं करेंगे, आपको एटलीस्ट 8-9 महीने तो अंदर निकालने ही पड़ेंगे। तो फिर हमने कहा कि सर ऐसे तो क्या होगा, फिर हम 8-9 महीने अंदर, और मोबाइल फ़ोन नहीं देते। अब 8-9 महीने हमारे फैमिली के साथ बात ही नहीं होगी, तो हम क्या बताएँगे घर पे हम कहाँ हैं, क्या है? तो फिर इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप आर्मी में जा सकते हो, कि वहाँ पे आपको एक सिक्योर जॉब भी मिल जाएगी और आपको 2 लाख रुपए मंथली सैलरी भी आती रहेगी। मतलब ये जो पुलिस आपको पकड़ राउंड अप किया है, पुलिस वालों ने आपको ये ऑप्शन दिया कि आर्मी में चले जाओ या डिपोर्ट हो जाओ? मतलब 8-9 महीने हाँ। जेल में रहो और फिर डिपोर्ट कर देंगे या फिर हाँ, आर्मी में चले जाओ? बट ये अब उसी बीच में एक केस आ गया था जिस लड़के पे ड्रग्स का केस डाल दिया था इन्होंने। जेल में 1 महीने रख के उसको ड्रग्स का केस डाल दिया था, उसको कहा था कि आप 20 साल जेल में रहोगे। जो आर्मी में है, वो अभी भी है, वो यूक्रेन में है, उसने सरेंडर कर दिया था। तो फिर हमने जब वो न्यूज़ सुनी तो फिर हमारे अंदर भी डर आ गया कि यार अब तो बिल्कुल वाले बुरे वाले ही फँस गए हैं। तो इतने में अमित कुमार बरून वो आया वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे। तो इसने बात वगैरह करी वहाँ पे, तो वो तो नहीं माने। उन्होंने कहा या तो इनको आर्मी में भेजो या तो हम इनको डिपोर्ट करेंगे 9 महीने 10 महीने रख के यहाँ पर, कम से कम इतना तो रखेंगे ही। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो आर्मी में, तो हमने कहा कि हमें सब कुछ सिक्योर मिलेगा ना? तो हाँ, तो उन्होंने कहा मिलेगा। तो वहाँ पे एक कमांडर आता है फिर अलेक्जेंडर करके, वो आया, इन्होंने हमें लिया वहाँ से, हमें लेके गए किस शहर ईवा से लेके गए आपको? हमको मॉस्को से लेके गए थे ये। मॉस्को में ही थे। मॉस्को से इवानोवा लेकर गए, व्लादिमीर के पास ही पड़ता है इवानोवा। ये चीज़ें भी हमें तब पता लगी क्योंकि जब हम वहाँ पे जा रहे थे फिर मैंने ये सोचा दिमाग में कि अगर कल को कुछ भी बात होती है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं किस शहर में हूँ, किस जगह पे हूँ। तो वहाँ पे से ही मतलब हमें ऐसा तो फ़ील होने लग गया था कि कहीं बुरे तो फँस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। तो वहाँ से हमें इवानोवा लेके गए, इन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाए। कॉन्ट्रैक्ट होते ही इन्होंने पासपोर्ट हमसे ले लिया, मतलब पहले ही ले लेते पासपोर्ट, तो पासपोर्ट वगैरह लेके हमने इनसे वहाँ भी पूछा कि आप हमें एयर फोर्स में लेके जा रहे हैं ना? मेरे पास लॉकेट भी पड़ा है, मैं आपको उसकी भी फ़ोटो दिखा दूँगा। एयर फोर्स का बोल के हमें कि आपको तो ड्रोन्स वगैरह उड़ाने हैं सिर्फ़, और वो बहुत सेफ़ जॉब है वहाँ पे। फिर जब हम बैठे वहाँ से हमें लेके गए ये मार्कोव्का में, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है। तो इंडियंस को मतलब मोस्टली वहीं पे लेके जाते हैं, मार्कोव्का में ट्रेनिंग होती है सबकी, जितने भी लड़के अब तक मरे भी हैं, जो ज़िंदा वापस भी आए हैं, सबने ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मार्कोव्का में की। मार्कोव्का में भी ऐसा है कि बहुत बड़ा सेंटर है ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे 2-3 बटालियंस के वो बने हुए हैं कि जैसे 122 बटालियन हमारी बटालियन थी, बाइक बटालियन। तो हमें वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पर आके हमें कहते हैं कि आपको रशियन समझ आती है? मैंने कहा थोड़ी बहुत तो हमें भी समझ आती है, हम इतने टाइम से रह रहे हैं। कहते ठीक है, कहते फिर आप ऐसा करो कि जो ये 10-12 लड़के आपके साथ हैं, 15 लड़के आपके साथ हैं, कि आप इनके ट्रांसलेटर बन जाओ साथ में, आप इनको हिंदी में समझा दिया करना कि जो भी चीज़ें हम बोलेंगे, कि हम ज़्यादा नहीं पर थोड़ा-थोड़ा बता दिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। फिर मुझे ऐसा हो गया था कि चलो एक सिक्योर जॉब मिल गई है, बट उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीकन्स आने लग गए, क्यूबियंस आने लग गए, तो ये सभी इंग्लिश बोलते थे, किसी को भी रशियन नहीं आती थी। इनको भी इनके एजेंट्स वगैरह भेज रहे थे, और हम तो फिर भी चलो एक तरीके से फ्री में गए थे आर्मी में, तो क्योंकि हमें पकड़ के ले लिया था इन्होंने वहाँ पे। बट जो वो आ रहे थे वो 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर आ रहे थे अफ्रीकन्स वगैरह। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि अब एक बटालियन बनाते हैं, कि इस बटालियन में सिर्फ इंटरनेशनल लड़के ही रहेंगे। आपको मतलब 5-6 दिन के बाद इन्होंने, कमांडर ने मेरे को बोला कि आपको हम सबसे पहले भेज रहे हैं आगे, कि रेडियो पे जाके आपको इनको समझाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, क्या काम करना है, और आपको साथ में इनका ड्रोन भी ऑपरेट करना पड़ेगा, कि ड्रोन ऑपरेट करते-करते माइक में इनको बताना है, क्योंकि अगर कई बार रेडियो काम नहीं किया तो ड्रोन ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने रात को 2 बजे मेरे को वहाँ से लिया, मेरे साथ उस दिन सिर्फ आप कह लो कि भगवान ने कहीं से सुन ली, एक लड़का था रशियन, जो इंग्लिश बोलता था प्रॉपर्ली, अभी तक जिससे मैंने आपको बताया ना कि जिससे मैं अभी भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ थोड़ी-सी, तो वो लड़का था, तो मैं उसे लेकर वो मेरे साथ गए, हम 2 लोग गए। अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स बाद हमें थोड़ी आवाज़ें आई मिसाइल्स की। अच्छा। हमने सोचा शायद बहुत दूर है, बट जैसे ही हम गाड़ी से उतरे लिटरली हमारे सामने मतलब 100-200 मीटर पे एक मिसाइल आके गिरती है भड़म करके, आर्टिलरी चल रही थी। तो उन्होंने फटाफट से हमें बंकर के अंदर भेजा कि फटाफट बंकर के अंदर जाओ। बंकर के अंदर गए, वहाँ गया, वहाँ पे 7 इंडियन बैठे हुए थे सामने। कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई थी, वो सातों तो सेफ़ली इंडिया आ गए। तो वहाँ से मुझे थोड़ा उन लड़कों ने बताया कि भैया हम तो बहुत ही बुरे फँसे हुए हैं, कि हम एम्बेसी में रोज़ कॉल कर रहे हैं, रोज़ मैसेज कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हम हिंदी नहीं बोल सकते, कि हम साउथ से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम हिंदी ही नहीं बोल सकते। तो अब आप खुद सोचो, एक हरियाणा का लड़का है, ठीक है, हरियाणा में आपको भी पता है मोस्टली सब स्पोर्ट्स में या है ना, पहलवानी में ध्यान देते हैं, तो पढ़ाई को लेके कोई इतना नहीं सोचता है। तो वो बेचारे क्या इंग्लिश समझेंगे, रशियन तो बहुत दूर की बात है ना, अगर उनको कोई इंग्लिश में भी समझा रहा है वहाँ पे बैठ के,
तो क्या ही समझेंगे। इसलिए मुझे पता लगा कि मुझे इन लड़कों के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कि इनको मिशन पे भेजना है कल। मिशन ऐसा होता है कि वहाँ से जो हम मेन तो ये एक मिनट रोक रहा हूँ बीच जी, में, ये जी, जो जी। 7 लड़के आप इंडियन बता रहे हो, हुँ। मतलब कुल आपके बैच में कितने लोग गए हैं और वो कहाँ-कहाँ के थे? और ये जो 7 इंडियंस हैं, इनमें हरियाणा के कितने थे? 6 हरियाणा के थे उसमें। 7 में से 6? 7 में से 6 हरियाणा का, 1 पटियाला का लड़का था। हुँ, और उस पटियाला वाले लड़के की तो इतनी हालत ख़राब थी, वो इतना बीमार था। और जो हरियाणा का हिमांशु लड़का है एक, वो लिटरली गिर रहा था बार-बार नीचे। मतलब वो मुझसे हाथ मिलाते-मिलाते नीचे गिर गया था एक बार कि भैया मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, बट मेरे को दवाई तक नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो फिर वहाँ पर हम गए, जो मेरे साथ लड़का था, मैंने उसे सारी प्रॉब्लम बताई कि लड़कों को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है और ये बीफ नहीं खाते हैं, पहली बात तो सब हिंदू जो धर्म रशियन है। लड़का जो अंग्रेज़ी समझता है, उसको आप बता हाँ, रहे थे? मैंने उनको हुँ, बताया, तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़का था। उसने सीधा बोला कमांडर को जाके, "ये एक हिंदू लड़का है, आप कैसे बीफ खिला सकते हो?" कि जब वो कुछ उनके हैं कि नहीं खा सकते हैं वो, है ना? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम है उनको सूअर खिलाया जा रहा है, कि आप सूअर खाओ, आप बीफ खाओ। कैसे हैंडल करेंगे वो लड़के इस चीज़ को? तो उन्होंने फिर भी कहा कि भैया हम बिस्किट और पानी के साथ गुज़ारा कर रहे हैं फ़िलहाल तो अभी तक। तो उनमें फिर मैं उन्होंने कहा कि अब आपको ना सुबह निकलना है यहाँ से कहीं। तो हमें भी नहीं पता था कहाँ निकलना, हमें लगा कि शायद वापस भेज रहे हैं कि इन लड़कों से कुछ नहीं होगा। बट सुबह हम पहुँचते हैं एक जगह पे, वहाँ पे हमें कमांडर मिलते हैं, अपोस्ता जी, अपोस्ता हुँ, जो हमारे कमांडर थे मेनली। तो वो हमें मिलते हैं, पहली बार हमें रशियन आर्मी में आके ऐसा लग रहा था कि किसी बंदे ने हमको ट्रीट किया है अच्छे से, कि हमारे पहुँचते ही वो वेज खाना, पहले तो प्रॉपरली आलू वगैरह मँगवाए उन्होंने हमारे लिए, कि आप मेरे बेटे की उम्र के हो सारे। क्योंकि उसने सारी बात पूछी इन लोगों से, एलेक्स से, कि क्या सीन है कि ये लड़के ऐसे आए हैं, ये तो बहुत छोटे लग रहे हैं। क्योंकि 21 साल 22 साल से ऊपर कोई लड़का ही नहीं था हुँ, और एक तो 19 साल का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि क्या सीन है इनका, कि मतलब मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने इंडियन के साथ कभी डील करी भी नहीं है ढंग से, मतलब पहले करी है, बट वो तो 2023 वाला सीन था कि 2023 से चल रहा है ये चीज़। हुँ, हुँ, तो हुँ, 2023 में वो तो आते थे, बस बैग उठाते थे और चले जाते थे फ्रंट लाइन पे, तो उनका तो पता ही नहीं है कि डेड बॉडीज़ भी मिली कि नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही बच्चे लग रहे हैं सबके सब जितने आए हैं। तो उन्होंने मेरे को एक रूम में लेकर गए, वहाँ पर मेरे को पूछा कि क्या सीन है? क्या प्रॉब्लम है? कैसे पहुँचे हो यहाँ पे? तो मैंने उनको बताई एक-एक बात सारी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको तो आज कहीं नहीं जाना है, बट हुँ, जो ये 7 लड़के हैं, इनमें से 5 लड़कों को जाना पड़ेगा कल। तो मैंने पूछा कहाँ? कहते कि इनको एक मिशन पे निकलना है। तो पहले हमें लगा कि मिशन, मैंने कहा ये तो इंडियन लड़के, मैंने कहा बिना रशियन बंदे के जाएँगे तो क्या ही करेंगे वहाँ पर जाके ना। फिर इन्होंने कहा कि आप इनसे रेडियो पे बात करोगे और इनके आसपास अगर कोई बम गिर रहा होगा तो आपके हाथ में ड्रोन होगा, तो अगर इनके आसपास कुछ गिर रहा होगा या कोई ड्रोन आएगा तो उसको भी आपको ही मारना है। तो मैं उसमें भी एग्री हो गया क्योंकि इंडियन लड़के थे, तो अब मैं क्या ही कर सकता था। तो मेरे को एलेक्स ने बताया फिर कि आप एक काम कर सकते हो, जब ये जाएँगे तो इन्हें बोलना कि आप पैर मोड़ लेना या कुछ भी करके नीचे-वीचे गिर जाना, कि आप बच जाओगे, आपको वापस बुला लिया जाएगा और उसके बाद का हम देख लेंगे हमें क्या करना है। मैंने उन लड़कों को सेम चीज़ बताई। मैंने कहा तुम्हें अगर कल बचना है किसी भी हाल में, अगर तुम्हें नदी पार करके नहीं जाना है, क्योंकि उनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसने बोला कि ठीक है भैया, जैसा आप बोलते हो तो हम ऐसा कर लेंगे। सुबह 9 बजे हमने उन्हें वहाँ से भेजा। उनको हमने सिर्फ़ सिक्योरिटी के नाम पे 1 गन थी, उसके साथ 2 मैगज़ीन और 1 मैगज़ीन जो गन बंदूक में ऑलरेडी लग रही थी। तो उसके बाद इनके पास 2 ग्रेनेड थे हुँ, और 2 हमने इन्हें ग्रेनेड लॉन्चर दिए थे जो छोटे वाले होते हैं, कि जो 100 मीटर की रेंज में शूट कर सकते हैं। वो उठा के, वो जो लड़का बीमार था उसको ये सामान देना पड़ा हमें, क्योंकि बाकी कोई एग्री नहीं कर रहा था कि हम लेके चले जाएँगे ये सामान। वो सामान दे के सुबह गए, और जब से ये गए तो मेरे दिल में एक ही चीज़ चल रही थी कि किसी तरीके से ये लड़के वापस आ जाएँ, किसी भी हाल में। और वही चीज़ होती है शाम को, वो लड़के ने सेम वही चीज़ करी वहाँ पे, हिमांशु जो लड़का था, मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ उसकी। उसने जिस तरीके से, पहले तो वो ऑलरेडी बीमार था और वो अचानक से गिर गया, बेहोश हो गया था बीच रास्ते में। तो वो देख के कमांडर को भी बहाना मिल गया कि चलो अब इन्हें बचाने का मेरे पास कोई तो रीज़न आ गया है। वापिस आए वो लड़के, सुबह गए, शाम को वापिस आए। आते ही उस कमांडर ने उनको पहले तो गले लगाया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो इकलौता बंदा था कि जो हमें लग रहा था कि हमारी सपोर्ट करेगा, और वो कर भी रहा था। तो वो आया, उन्होंने उन्हें गले लगाया, उन्हें बोला कि आपके लिए मैंने चिकन मँगवा दिया, मुझे पता है कि आप लोग बीफ नहीं खाते हो। चिकन मँगवाया उनके लिए स्पेशली, खिलाया-पिलाया और उनको सीधा कहा कि शायद आप इंडिया जा रहे हो, कि मैंने आगे बोल दिया है कि मेरे को ये किसी काम के नहीं लग रहे हैं, कि तभी शायद आपको कुछ हो सकता है। उन लड़कों को सीधा वहाँ से लूगा भेज दिया, सेंट पीटर्सबर्ग में जगह है, जो ट्रेनिंग सेंटर है प्रॉपर रशियन आर्मी का। क्योंकि जो ये आर्मी, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है, जिसमें, अच्छा। हाँ, जिसमें हम लोग जा रहे हैं या जिसमें इंटरनेशनल्स आ रहे हैं या जो रशियंस भी आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा के उसके बाद वही 10-15 दिन की ट्रेनिंग, बोला 3 महीने की जाता है कि आपको 3 महीने की अप्रॉक्स ट्रेनिंग दी जाएगी। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कि कई बार तो 5-6 दिन में ही लड़के चले जाते हैं। मेरे साथ जो लड़के गए थे उनका तो पता ही कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक वापस आया मेरे साथ।
लेकिन ये जो ड्रोन वाली बात आप बता रहे हो कि उन्होंने कहा कि आपको ड्रोन चलाना है, तो जी। ड्रोन वॉरफेयर में तो आप उसकी ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग होती आदमी है चलाना कैसे 3-4 सीखेगा दिन अचानक की, से? 3-4 दिन की ट्रेनिंग बोला कि आपको दी जाएगी। तो मैंने कहा सर मेरे को तो अभी बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है। कहते तब तक आपके साथ जो लड़का होगा एलेक्स, वो किसी लड़के के साथ ऑपरेट कर लेगा और वो आपको रेडियो के साथ-साथ इस चीज़ को भी चलाना सिखाता रहेगा। क्योंकि हमारे पास 2 ट्रांसलेटर तो हैं ही है ना, प्री-वॉची कहते हैं ये लोग ट्रांसलेटर को वहाँ पर, कि हमारे पास 2 प्री-वॉची हैं। ये आपको धीरे-धीरे सिखा देगा, बट हम आपको 4 से 5 दिन, 4 या 5 दिन का टाइम देंगे, इसमें ही आपको सीखना है जो सीखना है। मैंने कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट कहते हैं सीखना सिर्फ इंडियंस के लिए ही है, कि आपको प्रॉपर सब लोगों के लिए नहीं सीखना है, कि जब इंडियंस आएँगे, तो जब इंडियंस आगे जा रहे होंगे, तो उनके लिए आपको ड्रोन सीखना है, क्योंकि आपको हिंदी में सिर्फ उनको ही समझाना है। क्योंकि पंजाब के भी लड़के थे, तो पंजाबी भी बोलनी पड़ती थी मेरे को, और इनको एक ही चीज़ का फ़ायदा था मेरे से, कि मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों बोल रहा था इनके लिए। तो वो चीज़ भी बचा रहे थे, और रशियन मेरे को वो लड़का सिखा रहा था प्रॉपर्ली, जो एलेक्स था मेरे साथ। तो फिर इन्होंने अचानक से एक बैच और आता है लड़कों का, इंडियंस का, तो वो उस दिन बड़ा बैच आया था, उस दिन 15 लड़कों का बैच था। बट वो 15 को तो रिवर क्रॉस करनी पड़ी थी, वो रिवर है एक 10 मीटर के बीच में, वो रिवर क्रॉस करते ही जो चीज़ें मैंने आपको अभी फ़ोटोज़ में भी दिखाई, जो आपने देखी कि किस तरीके से डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, 50-50 ड्रोन सामने ही खड़े हैं, आर्टिलरी गिर रही है लगातार आके। तो वो जो हम वीडियोस देखते हैं कि ड्रोन चेज करता है एक सोल्जर को और हाँ, वो बिल्कुल उसके हिट कर ऊपर देता है। आके हिट करता है। 8 किलो का बम होता है। 8 किलो स्टार्टिंग बम है, जो छोटा कॉमिक बम आता है, ब्लैक कलर का है। और उसके बाद जो सबसे डेंजरस बॉम्ब है, कि जो एक बार में अगर किसी बंकर के ऊपर भी गिर जाए, आप लगा लो एक बंकर को बनाने में 100 प्लस लकड़ियाँ लगती हैं, मतलब पेड़ ही लगता है पूरा का पूरा। मैं आपको पेड़ भी दिखाऊँगा कितने बड़े-बड़े पेड़ हैं वो। मतलब 100-100 फुट की, 50-50 फुट की लकड़ियाँ हैं, वो लगती हैं, और उसकी 4 लेयर भी क्रॉस करके वो अंदर जाके आदमी ख़त्म कर सकता है। तो ये सोच लो कि कैसा ड्रोन होगा, उसको बबैया कहते हैं ये लोग। तो वो एरोप्लेन की तरह है, कि छोटा-सा एरोप्लेन होता है, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, बट वो मोस्टली चलता रात को है, हम्म, जिस एरिया में हम थे। बट जो उसी से 1 किलोमीटर पे, ज़्यादा दूर भी नहीं, वो 1 ही किलोमीटर पे एरिया है, वो भी फ्रंट लाइन में ही आता है, फ्रंट से भी आगे है। मतलब कि ज़ीरो लाइन कहते हैं जिसे हम, कि हमने जो जगह कब्ज़ाई हुई है हम्म, यूक्रेन हम्म, से रशिया ने, हम्म। तो उस जगह पे हम रह रहे थे। तो मतलब ये कि कौन सी शहर कौन सा है ये? ये कुप्यांस्क, कोपियान्स्क। कुप्यांस्क शहर था जहाँ पे ये जीत रखे थे जगह को। कुप्यांस्क के आगे इन्होंने क्या कर रखा था, कई जगहों से जोड़ के कीव के लिए कुछ लड़के चले जाते थे, कुछ लोड के जो पोर्क्स व करके कोई इनकी कंट्री स्टेट है शायद यूक्रेन में, वहाँ पे लड़के जा रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, एक जगह पे लड़कों को इकट्ठे कर रहे थे। मतलब कि जैसे 15-20 लाख लड़कों को एक साथ धकेला जा रहा है, 15 करके, 20 करके। एक पूरा बैच वहाँ पे मतलब पहुँचेंगे 2 ढाई लाख ही लड़के। अगर 10 लाख गए तो 2 ढाई लाख लड़के ही पहुँचेंगे आगे। वहाँ लड़के पहुँचे, वहाँ पर जाकर एक पूरी बटालियन बनती है फिर 2.5 लाख लड़कों की, और वो एक साथ अटैक करती है आगे, जो इनका मेथड है आगे भेजने का फ्रंट लाइन पे। तो वो 15 लड़के गए, उनके बारे में तो मुझे आज तक भी नहीं पता वो कहाँ गए। इवन मेरे को मिलने तक भी नहीं दिया गया एक बार। बाहर से ही आए, फटाफट उनके बैग उठवाए, उनको जैकेट्स पहनवाई, तैयार करा के, और आधे घंटे में उन्हें भेज दिया। उन्हें खाना खाने तक का भी टाइम नहीं था, क्योंकि कमांडर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो बार-बार लड़के नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसे भी जवाब देना पड़ता है हर चीज़ का, कि क्यों इतने लड़के, हर चीज़ में लड़के इंडिया के ही क्यों ख़राब हो रहे हैं, कि इनको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो प्रॉपर्ली। और ट्रेनिंग तो सच में प्रॉपर्ली नहीं मिलती है। ट्रेनिंग में आपको सिखाते ही क्या है, गोली चलाना, और एक बता देंगे कि आपने ग्रेनेड कैसे फेंकना है, और बंकरों में घुस के कैसे आपको बचाना है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग में तो आप किसी इंडियन लड़के को, इंडियन आर्मी के लिए भी 15 दिन की ट्रेनिंग दोगे, तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा, कि क्या ही सीखेगा 15 दिन में तो वो। तो फिजिकल फिटनेस को लेके कोई अगर अपाहिज भी है, वो भी आर्मी में जा रहा है। एक इंडियन लड़का था, उसकी लात ही मतलब चलती ही नहीं है, वो भी आर्मी में आ गया है। तो मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि रशिया जो अपना युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो वो मतलब बड़ी संख्या में कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी के उस मतलब उस सिर्फ पे लड़ रहा है वो। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी ही लड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट आर्मी लड़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी में क्या हो रहा है कि रशियंस तो आते ही हैं, क्योंकि पैसों को लेके, और कुछ जो इनके क्रिमिनल्स हैं, मेनली जो इनके बहुत बड़े-बड़े क्रिमिनल्स हैं, वॉरलॉर्ड्स टाइप के जो लोग हैं, हाँ, वो आ गैंग्स रहे जो हैं। हैं। और इंटरनेशनली बहुत लड़के आ रहे हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, क्योंकि ये रशिया के मतलब आप कह लो बगल वाली कंट्रीज़ हैं, कि अगर वहाँ पे तो नेबरिंग। बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है। आपको भी पता है कि उज़्बेकिस्तान का कहाँ पे है ना, रेशो जाता है कमाई का या पैसों का, तो वो लड़के भी आर्मी में आ रहे हैं। बट वो रशियन बोल सकते हैं, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। बट उनके साथ भी कोई, हम कहें कि बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो वो तो गलत ही होगा, क्योंकि उनके साथ भी हमारा जैसा ही ट्रीट किया जाता है इंटरनेशनल्स के साथ। बट ये होता है कि वो काफ़ी तेज़ हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब उनको पता है कि इनके साथ कैसे डील करनी है, क्योंकि वो रशियंस बोल सकते हैं, अगर आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, मैं आपके साथ लड़ सकता हूँ किसी चीज़ को लेके। बट अब रशियन आती है आपको, हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हम क्या ही बहसेंगे। तो उसके बाद इन्होंने उन लड़कों को भेजा, उन लड़कों का कोई पता नहीं, जो भी इंडियन लड़के आ रहे थे। हमारे वहाँ पे 3 बटालियंस थे, 556 करके, 122, 121, तो यहाँ पे मोस्टली इंडियंस आ रहे थे।
अलग अलग तरीके से जा रहे थे। हम्म। बचा एक लड़का बच के आया था, निज़ामुद्दीन करके लड़का है मुंबई से, अच्छा। इज़ अ गुड गाय। तो वो बच के आ गया था किसी तरीके से, वो रिवर क्रॉस करा उसने, वो रिवर क्रॉस करके वो शायद एक दिन रिवर में रहा भी है जहाँ तक मुझे पता है। वापस आया और वापस आते उसका कमांडर कह रहा है कि तू वापस क्यों आ गया। तो वो कह रहा है कि मेरे पास गन ही नहीं है, ना मेरे पास ब्रूम की, मतलब जो हमारी सेफ्टी जैकेट्स होती हैं वहाँ पे 30-35 किलो की तो जैकेट है। अब जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में वेट ही ना उठाया उसको आप सीधा 35 किलो की जैकेट पूरा दिन पहनाने को देख लो दे दोगे, क्या करेगा वो? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो चलो वापस आ गया। और ये जो मैंने आपको वॉइस मैसेज भी सुनाया था, ये वहीं से एक शेखावत जी करके लड़के थे, राजस्थान के आए हैं, मनोज शेखावत। तो उनका वॉइस मैसेज आता है कि भैया मुझे बचा लो, मैं बहुत गंदे तरीके से फंसा हूँ, ये मुझे भेज रहे हैं। अनूप करके एक लड़का था, उसने तो अपने मिशन पे जाना था अगले दिन सुबह, उसने उससे पहले रात को अपने पैर में ही गोली मार ली। मतलब वो सिर पे मारने वाला था, बट अचानक से पीछे से लड़के ने देख लिया तो उसने बंदूक ऐसे झटकी और उसके पैर में गोली लगी। 20 दिन तक वो बैठा रहा, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, गोली मार लगने के बाद भी पैर में। मतलब मारी तो चलो उसने खुद ही, बट एटलीस्ट आप ट्रीटमेंट दे सकते हो क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे हर टाइम। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद साजिद खान लड़का था, उसको ड्रोन लगता है मतलब फाइट में। ये वो कहाँ का था साजिद? हरियाणा का ही है साजिद खान, अभी भी वहीं पे है। उसका कल रात को भी लड़के को मैसेज आया कि मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट तो दे दिया गया है, बट इंडिया भेजने की बजाय हमें वापस बंकरों में भेज रहे हैं, कि अब तो ट्रेनिंग सेंटर में भी नहीं भेज रहे, वापस फ्रंट लाइन के बंकरों में भेज दिया गया है। एक लड़का बूटा सिंह था पंजाब से, उसकी सर्जरी चल रही है अभी शायद, उसका मतलब ये नेक के नीचे वाला हिस्सा ही उड़ गया था पूरा। तो इनको क्लेम्स तो दे दिए गए हैं 30-30 लाख रुपए जो मिलना था, बट वो ऐसे 30 लाख का करेंगे भी क्या कि जो ना वो इंडिया लेके आ सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी 10-10 लाख का स्कैम हो चुका है। इनके अकाउंट में पैसे आते हैं, इन्हीं का कोई फ्रेंड है उसको ही अपना अकाउंट देते हैं, क्योंकि हमें तो अकाउंट वगैरह चलाने अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने इनको भर्ती करवाया था वहाँ पे जो लड़के थे इंडियन इनके साथ, उन्होंने क्या करा कि अपने नंबर लगाए। जैसे इनके 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 2-3 लड़के थे, ये हरियाणा के लड़के थे ये दोनों, जिनके 10-10 लाख रुपए निकल गए थे। और पता ही नहीं, वो लड़कों ने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि हम आपके घर पे जा रहे हैं पैसे देने के लिए। उसके बाद उनकी अच्छी किस्मत ये थी कि वो बच के आ गए, अगर मर जाते तो किसी को पता भी नहीं लगता कि ये चीज़ भी हुई है किसी लड़के के साथ। और एक लड़के ने तो मुझे ऐसा बताया कि वो लड़का बगल में खड़ा था, उसका कोई दोस्त खड़ा था साथ में, वो भी राजस्थान से था। उसके खड़े-खड़े उसके सामने आर्टिलरी उसके पे गिरती और चिथड़े ही उड़ गए बॉडी के, कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे ही हमको पता लगता था कि कोई आई विटनेस हो तो वो हमें बता देता था कि ये साथ वाला लड़का हमारा नहीं रहा। फिर वो दिल में चीज़ भी आती थी, बट दबा के रखनी पड़ती थी कि इमोशनली हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। और लोग बोल रहे हैं कि विवेक आपने फ्रंट लाइन से वीडियो नहीं बनाई। मेनली ये था मेरी वीडियो ना बनाने का कि अगर वहाँ पे आप वीडियो बनाते हो या फ़ोटोज़ आती हैं मीडिया में, तो आपको वैसे ही बीच में से गायब कर दिया जाता है। मतलब मोस्टली यही होता है लड़कों के साथ, अगर आपकी वीडियो वायरल हो गई कहीं पे, तो उन लड़कों पे को तो ये ज़्यादा ही बुरे तरीके से रखते हैं फिर, कि आप वीडियोज़ बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि रशियन को नहीं पता ना कि ये क्यों आए हैं आर्मी में, कैसे आए हैं? ये तो जिन्होंने भेजा है उन्हें पता है कि हम इनको मरने के लिए छोड़ के आ गए हैं वहाँ पे। बट लेकिन उसके जब आप वहाँ ग्राउंड जीरो पे हो तो हुँ। आपको मोबाइल फ़ोन आपके पास होता है, यूज़ कर सकते हो आप? नहीं, अलाउड नहीं है। ये क्या होता है वहाँ पर जब हम जाते हैं, वैसे रूल तो ये कहते हैं इनके रशियंस के, क्योंकि सभी रशियंस को फ़ोन मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए। कुछ लड़कों को मिल जाता है जिनकी कह लो किस्मत अच्छी हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ एक ही बात आपको बताती है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, या आपका कमांडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे आपके कमांडर का अच्छे होने से भी काम नहीं चलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका कमांडर होना चाहिए, जैसे हमारा था अफ़रोज़ था। तो वो तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि उस बंदे की वजह से ही शायद मैं यहाँ पे बैठा भी हूँ आके आज, कि उसने हर चीज़ में इतनी हेल्प करी है मेरे को बचाने में। बट जो साथ के लड़के हैं उनका बिहेवियर तो बहुत ही गंदा था, एलेक्स के अलावा। एलेक्स मुझे मतलब हर टाइम उनसे बचाता था कि तुम इनके मुँह मत लगो, कि अगर तुझे कुछ भी चाहिए, कि अगर जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह उसे मिलती थी तो वो कहता था तुम मेरे से ले लिया अगर, इन लोगों के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खाना पीना है तो मेरे को बोल दे कि अब मैं। कितने दिन रहे आप मतलब इस बैटलफ़ील्ड 3 में? महीने, 3 साढ़े 3 महीने मैं रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मेरे को तो 4-15 दिन मेरे को ये था कि चलो 3 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएँगे, मैं तो ये सोच के गया था। बट मेरे को ये नहीं पता था कि 5वें ही दिन मेरे को आगे भेज भेज देंगे वहाँ जाके। वहाँ पे फिर गए, फिर वहाँ पे तो यही होता था हर टाइम, सिर्फ़ उँगलियों पे सेकंड ही गिन रहे होते थे कि ये गिरी मिसाइल साइड में, ये गिरी मिसाइल साइड में, अब मरे, अब मरे, अब मरे। बट वही है, बच रहे थे किसी तरीके से। बट हर 2 दिन में 1 दिन में खबर आती थी आज ये इंडियन मर गया, कल जो ग्रुप किया था वो नहीं बचा। रेडियो पे बात करते हुए भी रात को ऐसा लगता था कि किस मुँह से ही तो बात करें तो लड़कों से। ये जो 3 महीने आप रहे हो, इन 3 महीने में मतलब आपको कितने पैसे इन्होंने दिए और वो कैसे देते थे वो पैसा? पैसे सर ये ना अकाउंट खोलते हैं वहाँ पर जब हम कॉन्टैक्ट करने जाते हैं, बट मेरे पास रशिया में लगा लो 8-9 महीनों के तो मेरे पास नंबर ही नहीं था तब तक भी। तो इन्होंने पता नहीं कैसे तो बिना नंबर के अकाउंट खोल दिया।
मैं भी हैरान था कि बिना नंबर के अकाउंट कैसे खोल सकता है ना, क्योंकि हम किसी भी कंट्री में जाते हो बिना मोबाइल नंबर के आपका अकाउंट नहीं खोल सकता। तो वहाँ पर जो मैम थी, नाम शायद मैं उनका भूल गया हूँ प्रॉपरली, तो उन्होंने मेरे को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ये सब कुछ होता है, आर्मी में सब कुछ चलता है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, अकाउंट खोल दिया। पीएसबी करके बैंक है रशिया का, तो उसी में मतलब जो मेनली है कि आर्मी के अकाउंट्स उसी में खेलते हैं। सबेर बैंक भी है बट उसमें जल्दी अकाउंट खुलता नहीं है किसी का भी, स्पेशली इंटरनेशनल बंद होगा। तो इन्होंने बोला कि आपका अकाउंट तो खुल गया, इसमें पैसे आ जाएंगे खुद ही। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम चले गए, बट हमें पता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हो, जो भी आपके बॉडी पे ज्वेलरीज हैं, मतलब चांदी सोना सब कुछ ले लेंगे, फ़ोन है फ़ोन ले लेंगे, लैपटॉप है लैपटॉप ले लेंगे, सब कुछ जो कपड़े आप घर से लेके आओ सब फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद जो आर्मी के कपड़े हैं वो आपको दे दिए जाते हैं, पहले दिन आप जाओगे, रात को आपको कपड़े दे दिए जाएंगे। और जो ब्रूंकीज़ ये लोग बोलते हैं जैकेट्स को, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जो, वो दे देते हैं। 35 किलो की जैकेट आपको जाती पहना दी जाती है। और सीधा उसके बाद आपको गन पकड़ा देंगे साथ में, और हेलमेट देते हैं एक, सेफ्टी के नाम पे यही है आपके पास, और कुछ नहीं है। अगर उसके अलावा आपको कुछ लेना है कि गन के लिए कुछ सामान होता है, जैसे स्कोप होते हैं, अगर आपको लेना है कि कई बार आपको ड्रोन से बचना पड़ सकता है, तो आप स्कोप में देख के शूट कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी लेनी पड़ती थी। बट वो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, आप सोचो 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार की चीज़ें। जब ये मार्केट 1-2 दिन लेके गए थे हमें बीच में, तो हमें मार्केट लेके गए, वहाँ पे हमें बंदे मिले, उसने बोला कि यूक्रेन में रशिया की सिम नहीं चलेगी, क्योंकि हम यूक्रेन में ट्रेनिंग कर रहे थे मार्कोव में। तो हमने कहा ठीक है सर, तो हम क्या करें? कहते आपको मैं सिम देता हूँ। मैंने कहा दे दो। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? कहते 10,000 रुपये लगेंगे एक सिम के लिए। तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं था, मेरे साथ समीर खान करके एक लड़का था हरियाणा का, तो हमने बोला कि ठीक है आप हमें दे दो। तो हमने सिम लिए, 20,000 की तो हमें सिमें मिली हैं। और हम सिर्फ अब लगा लो कि कुछ खाने के लिए अपने लिए चिकन वगैरह लेके आए उस दिन जाके फाइनली, नहीं तो तब तक हमें बीफ ही खाना पड़ रहा था। तो उस दिन जाके, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर से आपको बीफ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने सिम ली, आपके पास फ़ोन था और समीर के पास नहीं, फ़ोन था, तो फ़ोन नहीं, सिम का क्या करोगे आप? सिम का हमें ये था कि जब हम शायद फ्रंट लाइन पे जाएँगे, वो भी यूक्रेन में ही आएगी जगह, तो वहाँ जाके एटलीस्ट हम अपने फ़ोन में सिम डाल के ट्राई कर सकते हैं कॉल करने का, अगर हमें फ़ोन मिलते हैं, या हम किसी और रशियन बंदे को, क्योंकि रशियंस के पास फ़ोन होते थे कैंप में भी, जो कमांडर्स होते थे हमारे। मेरा कमांडर भी था पनामा, उसके पास भी फ़ोन होता था। और उसी की आप कह लो दया है कि उसने सिर्फ़ एक बार पता नहीं कैसे मेरी बात करवा दी थी घर पे। तो मैंने अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं घर पे ये चीज़ नहीं बता सकता था कि मैं फँस गया हूँ, क्योंकि उनका वैसे ही बहुत बुरा हाल था कि जब तो से मैं इंडिया पेरेंट्स से क्या गया। करते हैं आपके? पेरेंट्स, मेरे पापा तो केक्स वगैरह बनाते हैं, केक अच्छा, स्पेशलिस्ट हैं वो तो। और वो रहते कहाँ हैं? वो भी जलंधर में जालंधर में ही रहते फ़िलहाल, हैं, उनको फैमिली वहीं, आपकी वहीं है, फैमिली वहीं पे है, बट यही है कि आना-जाना उनका लगा रहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। क्योंकि जब से मेरे दादू एक्सपायर हुए हैं, तो फिर मेरी दादी अलग हो अकेले हो गई हैं गाँव में। हुँ, तो उसकी वजह से भी वो परेशान थे पहले ही बहुत ज़्यादा, तो उसके चक्कर में उन्हें आना-जाना भी करा था। जो पैसे वगैरह थे वो तो सब मेरे पे ही लग गए थे। छोटा भाई भी है मेरा 16-17 साल का, तो उसका भी फ्यूचर देखना था उनको आगे, और यही चीज़ें सोच के भी मैंने हाँ कर दी थी आर्मी में जाने के लिए, अच्छा। कि यार जो मैं 10 लाख लगा के आया हूँ, अगर चलो एक टाइम को मेरे को ये पहले विश्वास हो गया था कि शायद आसान काम देंगे, बट जब वो चीज़ें दिखने लग गई थी, तो मेरे को सिर्फ ये हो गया था कि किसी तरीके से अगर पैसे आए होंगे अकाउंट में, 10, 12, 8, 9 लाख जो भी आएँगे, एटलीस्ट वो घर पहुँच जाए, मैं घर पहुँचूँ ना पहुँचूँ, कि जो उनके सिर पे बर्डन है पैसे लोगों को देने का, क्योंकि ब्याज भी बढ़ता ही जा रहा था। तो वो पैसे आए आपके अकाउंट में, दिए आपने घर पैसे मेरे को लास्ट में आके मिले, जब मैं इंडिया आ रहा था। वो तो बहुत ही लंबी स्टोरी हो गई थी। बट जो भी मेनली था कि हमारा मेनली फ़ोकस तो ये पैसों को लेके नहीं है, मेनली हमारा ये कि जो हमारे लड़के फँसे हुए हैं, पहले तो वो आएँ। नहीं, जैसे आप जब अपनी कहानी बता रहे हो, हमने एक वीडियो आपका हमारे चैनल पर पहले भी जी, जी, चलाया है, जी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भई इनसे पूछो कि पैसे कितने कमा के लाए वहाँ से? पैसे वहाँ पे अलग-अलग हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 जगह से होता है। एक तो चेलेबिंस्की से होता है। चेलेबिंस्की से कॉन्ट्रैक्ट मनी तो वैसे 20 लाख बोलते हैं ये लोग वहाँ पे, कि 20 लाख, बट कुछ लड़कों को मिले ही नहीं वो। कुछ लड़कों के साथ, मैं सबके साथ नहीं कह रहा हूँ, कुछ लड़कों के साथ ये बातें हुई हैं कि पैसे मिले ही नहीं। एक जो मैं हिमांशु लड़का बता रहा था, है ना, बीच में से बात चेंज कर रहा हूँ, कि वो जो हिमांशु लड़का था, उसका मेरे को परसों मैसेज आया कि भैया मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए कट गए थे, मुझे आज पता लगा है। मैंने कहा वो कैसे कट गए? कहता है उस दिन तो मैं आपके साथ था जिस दिन ये पैसे कटे हैं। तो मतलब ये भी फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, कि खुद ही पैसे डालते हैं पहले गवर्नमेंट अकाउंट से, खुद ही वो कट जाते हैं, और 3-4 हज़ार तो नॉर्मल कटते ही रहते हैं अकाउंट में से, आपको पता ही नहीं कैसे कट रहे हैं। ये चीज़ें हमें तब पता लगी जब हम मॉस्को वापस आ गए थे, कि जब हमने मोबाइल्स में जाकर वो सिम वगैरह डाले और सिम लेके बैंक में गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैंक में जाते हैं तो 100 नखरे वो भी करते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर क्या है? वहाँ का बैंक है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो इंडियन रूपी में कैसे वो सारी चीज़ कन्वर्ट होती है? वो पैसे आपके हाथ में कैसे आते हैं इंडियन परिवार के रुपीज़ में पास? भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इस टाइम अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डॉलर्स में चल ही नहीं रही हैं चीज़ें, वहाँ पे डॉलर्स में कोई चीज़ें बंद कर रखी हैं रशिया ने प्रॉपरली। बट वहाँ पर ऐसे है कि जैसे एजेंट्स हैं, लड़के हैं कुछ, वो इंडिया से पैसे डलवा देते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मेनली, एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, उनको फ़ीस भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे ले लेते हैं पैसे,
और एक स्टूडेंट तो है नहीं वहाँ पे, हज़ारों हाँ, लाखों वहाँ में एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए हैं, है बहुत ना, जाते एमबीबीएस हैं के लिए, बच्चे। क्योंकि मेडिकल सिस्टम बहुत हुँ, अच्छा है। तो उन्होंने क्या करते हैं कि हम उनसे बात करते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि जो रेट इंडिया में चल रहा होगा उससे 3-4 पैसे नीचे करके हम डाल देंगे, क्योंकि भैया हमें भी फ़ीस भरनी है यहाँ पे, तो आप हमें रूबल्स दे दो, हम उसके बदले इंडिया पैसे डाल देंगे। अच्छा। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, जब हम लूगा में वापस आए फाइनली, सेंट पीटर्सबर्ग में, जब हमें फ्रंट लाइन से जिस दिन वापस मतलब 3 भेजा गया। महीने बिता के जब आप सेंट पीटर्सबर्ग वापस आए हो। जी, वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग, हाँ, वहाँ पे आए हम। हाँ। सेंट पीटर्सबर्ग हम आते हैं, तो वहाँ पर आके इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसा करो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो हम आपको मोबाइल फ़ोन ला देते हैं, तो आप ना अपना एटीएम कार्ड दे दो। अब कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को मिल गए थे, 2 लड़कों के फ़ोन तो मैंने खुद दिलवाए थे, क्योंकि जो एलेक्स को बोल के कि प्लीज़ इन 2 लड़कों के फ़ोन दिलवा दो, पंजाब के लड़के थे दोनों। तो विक्रम करके एक लड़का है, हरियाणा से है सॉरी, और एक पंजाब से था लड़का, फ़िरोज़पुर से, कुलदीप करके। तो उसका फ़ोन मैंने दिलवाया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे डाल दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 8-8, 9-9 महीने से रह रहे थे रशिया में, क्योंकि उनके वीज़ा पड़े हुए थे, वो स्टूडेंट वीज़ा पे थे और एक बिज़नेस वीज़ा पे था। तो उनके पास सिम कार्ड थे, बैंक कार्ड थे, सब कुछ था उनके पास ऑलरेडी, तो उनके लिए ईज़ी था पैसे डलवाना इंडिया, क्योंकि वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हुँ, मतलब एक ऐप है, जहाँ से आप अच्छा। डायरेक्ट इंडिया पैसे डाल सकते हो। आप उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ऑनलाइन ऐप है, उसमें आपका ₹1 7-8 पैसे पे इंडिया पैसे डल जाते हैं। तो हुँ, मतलब वो पैसे वैसे डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए है कि पैसे आपके आने भी तो चाहिए, हुँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दे रहे हैं, जैसे ही लड़के बाहर आ रहे हैं। वो बैंक अकाउंट ब्लॉक है हो गया, अगर वो खुलवाना है उसके लिए आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। मतलब प्रोसीजर बहुत बड़ा है। बट ठीक है, इन द एंड क्या हुआ कि मेरा एटीएम कार्ड एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ हुँ, पे कमांडर के साथ। तो मैं वो लेके किसी मेरा मॉस्को आया, तो मुझे मॉस्को में आके पता लगा कि मेरा तो एटीएम कार्ड ही एक्सचेंज हो गया है। ये जो धीमान जी हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है, तो उस टाइम पे तो चलो ये मेरे को दिखाते थे कि मैं बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ आपका, तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपका तो कार्ड एक्सचेंज हो गया ऐसा-वैसा, तो अब क्या करोगे? मैंने कहा चलो मैं कुछ देखता हूँ। मैंने कमांडर को कॉल किया उसी टाइम, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप बैंक में जाके मेरी बात करवाओ। बैंक में गया, बात-वात करवाई, तो वो कहते हैं कि आपको पासपोर्ट ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। उस टाइम मेरे पास ₹1 भी नहीं, तो अब मैं ₹5000 पासपोर्ट के लिए कहाँ से लाऊँ, पहले तो ट्रांसलेट करवाने के लिए। चलो, फिर भी मैंने अपने घर से पैसे मँगवाए किसी तरीके से, वहाँ से जाके मैं पहुँचा वहाँ पे। वहाँ पर जाके मैंने अपना एटीएम कार्ड उनको बताया कि सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैंने एलेक्स को कॉन्टैक्ट किया बड़ी मुश्किल से दोबारा, क्योंकि उसको भी लूगा भेज दिया गया था। उसको वॉर में नहीं रखा गया, उसे भी लूगा भेज दिया गया कंप्यूटर का काम करने के लिए, और उसी के पास मेरा लैपटॉप भी था। हुँ, तो उसके अंदर बहुत डिटेल्स थी, तो इन्होंने वो लैपटॉप नहीं दिया कि वो लैपटॉप हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें रशियन आर्मी की बहुत सारी डिटेल्स चली गई हैं, तो वो काम का लैपटॉप है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहाँ पे आया, मैंने एलेक्स की बैंक में बात करवाई। उस बंदे की वजह से जो अकाउंट में इन्होंने 12-13 लाख रुपए डाले थे, वो अच्छा। मिले। मेरे सिर से उस दिन इतना बड़ा बर्डन उतरा है। बट उसके बाद जो मैंने लड़कों की बातें सुनी कि भैया पैसे आ ही नहीं रहे हैं, कि 8-10 लाख आए, वो तो उन्होंने साफ़ कर दिए, जो जिन लड़कों के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। हुँ, उनको मैंने इवानोवा भेजा, मैंने कहा भाई प्लीज़ इवानोवा जाओ। वहाँ गए, वहाँ पर जाके इनको धक्के ही मार के बाहर निकाल दिया कि हम नहीं कर सकते कुछ भी। बट एट द एंड कुछ ना कुछ करके इन लोगों ने, निज़ामुद्दीन मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जो मुंबई का लड़का था, उसको 10 लाख आए थे, जो बच के भी आया था रिवर से। तो उसका फिर इन्होंने 1 डेढ़ लाख रुपए इनको डाले सबको कि तुम इंडिया चले जाओगे एटलीस्ट, हुँ, क्योंकि इन लोगों पे 322 की धारा भी लग रही थी 5-6 लड़कों पे, कि जिनकी वीडियोज़ आई थी या जिनकी फैमिलीज़ ने वीडियोज़ बनाई थी, जिनकी फ़ोटोज़ आ गई थी न्यूज़पेपर में, कि इनके ऊपर धारा लगा दी गई थी कि आपने रशियन आर्मी को बदनाम किया है वगैरह अच्छा। वगैरह करके, तो क्रिमिनल वाले में डाल दिया था कि इनको इंडिया निकलना था किसी भी हाल में, जल्द से जल्द वहाँ से। हुँ। तो ठीक है, वहाँ से ये लोग निकलते हैं, वहाँ से हम एक साथ ही काफ़ी लड़के आए थे उस दिन। नहीं, जैसे जब 3 महीने वहाँ हो हुँ। और लड़ाई चल रही है और मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें फिर ये किस तरह की शर्त होती है कि आपको बीच में भेज दिया जाता है वापस? मतलब आपको 3 महीने बाद वहाँ से वापस कैसे भेजा गया और क्यों 3 भेजा गया? महीने बाद ऐसा हुआ सीन, ये जो प्रोटेस्ट हुए काफ़ी हाँ, इंडिया में, ठीक है? बड़े न्यूज़ चैनल्स ने तो चलो कुछ नहीं किया, बट जो छोटे-छोटे न्यूज़ चैनल्स ने वीडियोज़ अपलोड करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी वहाँ पर। मतलब उन्हें अभी ये हो गया था कि हमने पता नहीं कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, कि कुछ लड़कों को ज़बरन, जब ये वाली बात उन्हें समझ में आई ना कि कुछ लड़कों को ज़बरदस्ती लेके आए हैं। चलो स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा हो गया था कि मतलब ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, बट उनको लालच दे के ले आए कि आपको एक सिक्योर जॉब दे देंगे, क्योंकि इसमें एमएसएलयू से भी मुझे कॉल आया था आज, मॉस्को यूनिवर्सिटी है जो, तो वहाँ पे जो इनके इंडियन प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जो भी इनका सब कुछ देखते हैं, उनका मेरे को आज भी कॉल आया था कि सर 10 लड़के एमएसएलयू से गए हैं, इनको किसी एजेंट ने धोखे से बुला लिया। योगी जी करके हैं, योगी बिश्नोई करके लड़के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ऐसा करो, जितने भी लड़के हैं उनके पासपोर्ट हमें भिजवा दो। उनके, या पासपोर्ट नहीं भेज सकते तो नाम और पासपोर्ट नंबर एटलीस्ट हमें भिजवा दो। अगर उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो यूनिवर्सिटी किसी भी हाल में डेड बॉडी अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा उसे बुलाया जाएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं।
स्टूडेंट्स के लिए इनको करना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो उसमें फाइनली अब उठ के आई है मॉस्को यूनिवर्सिटी और इन्होंने डायरेक्टली मेरे को कॉल किया उस चीज़ को लेके। तो इन्होंने कहा कि प्लीज़ उनके पासपोर्ट वगैरह भिजवा दो, अगर कोई मर भी गया है तो जितना भी क्लेम बनता होगा, क्योंकि यहाँ से अगर कोई इंडियन फैमिली जाएगी उसे बात ही करनी नहीं आएगी रशियन में। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी है कि ये वीडियोज़ के बाद जो दोबारा से अपलोड परसों आपके चैनल पे जो वीडियो बहुत 3-4 मिलियन पे चली गई है वो अभी तक, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मॉस्को यूनिवर्सिटी को ये हो गया कि बहुत ही गलत चीज़ हो रही है अब। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को कॉन्टैक्ट करा कि मेरे को पासपोर्ट भिजवाओ और हम इनके लिए जो भी क्लेम वगैरह अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा बुला लेंगे, जो भी इनके पैसे होंगे वो इन्हें दिलवाएंगे। अगर कोई मर गया है तो वो क्लेम मिलता है 1.5 करोड़ रुपए का, तो वो हम इनको पक्का दिलवाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ लिखी होती है कि अगर आपको वहाँ मतलब आप फेटलिटी हो जाती है, अगर आप मर जाते हैं आर्मी में, तो आपको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए 6 चीज़ें हैं प्रॉपर अच्छा। फैसिलिटीज़ जो हैं। फैसिलिटीज़ के लिए हमने कभी मना नहीं किया। फैसिलिटीज़ अगर आप ज़िंदा बच के आ जाते हो या मर जाते हो तो वो पैसे आपको मिल जाएँगे। हाँ, बीच में से कुछ फ्रॉड हो सकता है, बट ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आगे जाके। या आपका एटीएम गिर सकता है कहीं पे, आप नंबर भूल सकते हो, आपको पासवर्ड याद नहीं रह सकता, तो वो चीज़ें पहले आती हैं, प्रायोरिटी वो रखती है पहले। बट अगर इन द एंड आप बच के वापस आ गए, आपको मोबाइल फ़ोन आप खरीद सकते हो फिर, क्योंकि आप पहले डायरेक्टली मशीन पे लगा के निकाल सकते हो पैसे या एटीएम से निकाल सकते हो अगर अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो। तो वो चीज़ है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि मॉस्को यूनिवर्सिटी वाले अब क्या कह रहे हैं। तो जो क्लेम की बात हम कर रहे हैं, क्लेम 1.5 करोड़ तो क्लेम है पहले, ठीक है, कि अगर आप मर जाते हो, कैजुअल्टी हो जाती है किसी लड़के की, काफ़ी लड़कों की हुई है और वो ले भी आए हैं क्लेम जाकर 1.5 करोड़ रुपए का। आपकी अगर वाइफ़ है तो आपकी वाइफ़ को 30,000 पर मंथ टिल शी इज़ अलाइव मिलेंगे, ठीक है। अच्छा। और 18 साल तक आपके अगर बच्चे हैं, 2, 3, 4, 5 डज़न मैटर, उनको 18,000 रुपये 20,000 रुपये पर महीना आता है, ठीक है, रूबल्स में, मतलब इंडियन 25-26 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे दोनों तीनों बच्चों को। और उसके बाद आपके जो मदर फादर अगर जिंदा हैं उन दोनों को पर महीने 38-38 हज़ार रुपये दोनों को आते हैं। आपको घर दिया जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस हैं इंडिया में जिन जिन जो वहाँ पे जी फेटलिटी ऑलरेडी हुई है एक और उन्हें अमृतसर, मिली हैं चीज़ें ये? जी अमृतसर की एक फैमिली है, पैसे मिलने के बाद तो वो सामने भी नहीं आए, कि वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर बात रखी अपनी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है डन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 हफ्ते में, 1-1.5 महीने में शायद उन्होंने ये चीज़ उनको करवा कर 2 बार में उनको 1.5 करोड़ रुपए दे दिए। उनके मम्मी पापा की पेंशन लगा दी है, बच्चों के पैसे आ गए हैं ऑलरेडी, सारे पैसे उनको आ चुके हैं फर्स्ट मंथ के ऑलरेडी, और उनकी वाइफ के पैसे आ गए। उनको ये भी बोला गया कि अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आप आ सकते हैं लेने के लिए। बट जहाँ तक ये चीज़ें देखी जाए, ये मैटर ही नहीं करती कि चलो एक फैमिली आप एक बार क्लेम ले आओगे, बट उसके उस बंदे के बारे में क्या जो जान ही गंवा के बैठ गया अपनी, है ना। चलो जिसने जान गंवा दी, अभी भी लड़के कंटिन्यूसली रशिया जा रहे हैं, आपको पता 10 लाख लोग मांगे हैं। तो हम तो ये पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि चलो 10 लाख लड़के जाएंगे वहाँ पे, सैलरीज तो वहाँ मिलती ही नहीं है जल्दी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे हर महीने 3 बार पुलिस उठा लेती है, 20-20 हज़ार उनको देने पड़ जाते हैं। कि अगर चलो 60-70 हज़ार सैलरी भी लगी जाकर, 50-60 हज़ार तो वहीं दे दिए ना, तो फिर हम बचेंगे कैसे, क्या बचाएं। और अगर लास्ट ऑप्शन जब आपको सैलरी नहीं मिल रही होती तो आपका दिमाग फिर ख़राब होता है, फिर आप सोचते हो कि यार शायद ये बंदा सच बोल रहा हो, आर्मी में सच में कुछ बनता होगा या सच में बच्चे बच के आ जाते होंगे, तो वो फिर वहाँ फिर स्टेप ले लेते हैं कि हम वहाँ चले जाएँ। अब जो ये लड़के आर्मी में चले जाते हैं और फँस जाते हैं या जिनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बहुत बड़ी दलील इनके खिलाफ लोग ये देते हैं कि भाई ये जाते क्यों हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं, इनको पता है ये पैसे के लिए जा रहे हैं, इन्हें पता है वहाँ लड़ाई होगी, वो आर्मी है, कोई खिलौना नहीं है। तो वो ये लोग कहते हैं कि भाई आपकी मदद, फिर सरकार से जब आप मदद की गुहार लगाते हो तो आप तो पहले खुद ही गड्ढे में गिर रहे हो ना जाके। अब आप ये भी चीज़ सोचो ना कि सरकार ने बोला था कि वहाँ पे आर्मी में ले ही नहीं सकते हैं, कि इंडियंस को अलाउड ही नहीं है वहाँ आर्मी में जाना। पहला टॉपिक तो ये है कि इंडियंस को ले कैसे रहे हैं, ठीक है, ले कैसे रहे हैं, कि जब अलाउड ही नहीं है कि इंडियन सिटीजनशिप रशियन आर्मी में जा ही नहीं सकता, तो जा कैसे रहा है। और रजिस्ट्रेशन के नाम पे जब आपको महीने के 60-60 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं ना, 70-70 हज़ार भरने पड़ते हैं, 10-10 दिन आप जेल में भूखे रह के आते हो, तो उन फैमिलीज़ को, और ये स्पेशली कोई ये हरियाणा वगैरह के बंदे नहीं है जो ये चीज़ पूछ रहे हैं, ये चीज़ें पूछ रहे हैं जो दिल्ली में थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना। परसों भी एक कमेंट आया था कि अनपढ़ लोग हैं जो चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर तुम फंस जाते हो और फिर तुम सरकार से गुहार लगाते हो। तो फिर ऐसे सरकार जब वोट मांगने आती है तो तब भी गुहार ना लगाए। और जब हमको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प क्यों चाहिए, वो लड़के वहाँ पे 9-9 10-10 महीने से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 15 घंटे की शिफ्ट अगर इंडिया में लगानी पड़ जाए आपको मौत आ जाती है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आप एक दूसरे देश में हो, वहाँ पे आपको लैंग्वेज तक नहीं आती, 1 महीना 2 महीना 4 महीना आप रह रहे हो, एक 8-9 लाख रुपए भी आप इन्वेस्ट करके आए हो कि हम अपना फ्यूचर सेव करेंगे या बनाएंगे। उस बंदे के दिमाग में क्या चल रही होगी चीज़, कि जिसको रोज़ घर से कॉल आ रहे होंगे। एक आंटी जी हैं अमृतसर से, उनका मेरे को कॉल आया है कि बेटा मेरे पास इवन दिल्ली आने तक के लिए ट्रेन के जनरल डब्बे के लिए भी पैसे नहीं है, क्या आप मेरे को 150 रुपये डाल सकते हो,
तो आप खुद बताओ कि जब उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वो कहाँ जाएगा। उसके अगर इंडिया भी आना है, इंडिया आने के लिए भी आपको 30-35 हज़ार रुपये तो चाहिए ना सर टिकट के लिए, कहाँ से लाओगे जब गवर्नमेंट पैसे ही नहीं दे रही है, वहाँ की जो कंपनीज है वो पैसे ही नहीं दे रही हैं जॉब करवाने के बाद, पैसे मारे जा रहे हैं। उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो किसी एजेंट से पूछ लेता है कि सर हम आर्मी में जाएंगे तो क्या, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी जैसी जॉब है, गड्ढे खुदवाएंगे, बंकर बनवाएंगे, फ्रंट लाइन पे तो कभी लेके ही नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ सुन के फिर जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं किसी चीज़ को लेके या पैसों को लेके, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है घर में, तो वो सोचते हैं कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, कि चले जाते हैं, क्या पता सच ही बोल रहे हैं। कि वो मजबूरी आ जाती है ना कि इंडिया में आप 5-10 हज़ार कमा के आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है उन सबकी, है ना। एक लड़का था कुलदीप करके, उसकी बहन की शादी थी 5 तारीख को, ठीक है। उस लड़के को इतना ज़्यादा, इसीलिए मैंने उसके लिए बात भी करी कमांडर से कि प्लीज़ इसका फ़ोन दिला दो कि इसके चाहे 2, 4, 5 लाख 10 लाख जितने भी आए हो, ये एटलीस्ट घर डाले, क्योंकि 5 दिसंबर को उसकी बहन की शादी है और उसके घर में ये भी नहीं है कि टेंट लगवाने के पैसे भी पड़े हों। वो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे पैसे अरेंज करें। तो लोगों को किसी की मजबूरी नहीं दिख रही है ना, लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे अनपढ़ लोग जा रहे हैं, वही अनपढ़ जो, और स्पेशली वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हरियाणा वगैरह के, हरियाणा पंजाब के अनपढ़ लोग। अब आप बोल रहे हो कि हरियाणा पंजाब के अनपढ़ लोग, आप ये नहीं सोच रहे कि हरियाणा पंजाब के अनपढ़ लोगों ने आपको बहुत कुछ चीज़ें दी भी हैं। अगर वो जा रहे हैं वहाँ पर किसी मजबूरी में ही जा रहे हैं ना, किसी को ज़बरदस्ती तो अगर उनको वही इंडिया में 30-40-50 हज़ार मिल रहे हो तो वो क्यों जाएंगे। नहीं मिल रहे, वो सोचिए वहाँ जाते, वहाँ जाके भी पैसे नहीं मिल रहे, टिकट लगा के घर आने के पैसे भी नहीं है, क्या बेचेंगे घर का, घर वालों को थोड़ी बेच देंगे टिकट लगाने के लिए ना। मैंने भी अपने घर पे पूछा था कि मम्मा मेरे को घर आना है तो टिकट के पैसे हो जाएंगे, तो शी लिटरली क्राइड और बोल रही हैं कि बेटा इस टाइम तो मैं घर भी कैसे चला रही हूँ तेरे पापा के साथ वो मुझे पता है, तो मैं तेरे को पैसे कैसे भेज दूँ इस टाइम के, तू देख ले कुछ। तो अच्छा, फिर आज अब जब आप एक सारी कहानी बता रहे हो तो आपकी कुछ तस्वीरें भी लोगों ने शेयर की हैं, जो जैसे आपने एक लड़के का नाम दिया धीमान करके जो है, तो कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है जिसमें आप घूम रहे हो अलग अलग जगहों पे, आप कहीं पे बैठ के ड्रिंक्स पी रहे हो या खा रहे हो, तो लोग कह रहे हैं कि अब ये आके एक दूसरी कहानी बता रहे हैं लेकिन वहाँ तो ये मजे कर रहे थे। ये चीज़ें सब तब की हैं जब हम वापस आ रहे थे अच्छा। मॉस्को। उसको अगर पूछो कि ये वीडियोस कहाँ की हैं तो वो कब की वीडियोस हैं, ये रीसेंट वीडियोस हैं जब हम इंडिया आ रहे हैं सर। सीधी बात है, जब 3 महीने से आप इतना फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हो, आपने सब कुछ किया, चलो अब ज़िंदा बच गए, अगर हम वो ज़िंदा बचने के लिए क्या हम वो थोड़ा बहुत खा पी भी नहीं सकते? कि जब हम इतने महीनों से भूखे थे तब तो किसी ने नहीं बोला, उसको बोल कि ऐसा कर फ्रंट लाइन की वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई अभी, उन वीडियोस में आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर हम वापस आकर खा पी भी नहीं सकते तो इतना हक तो रखते हैं ना हम कि हम वापस आते हैं। आप उससे वीडियो उससे ये पूछ लो, चाहे उससे अभी आपके जो वो थे हरियाणा तक वाले थे जो पानीपत में इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उनसे भी यही बात बोली थी कि सर आप इनसे ये पूछो कि जब आप लोग वहाँ पे थे तो ये पता क्या कहते थे, विवेक सर आप ही कमांडर हो, ये शरण धीमान की वर्डिंग है, ठीक है, उसकी वर्डिंग है। और वहाँ पर मेरे को ये लोग ऐसे थे कि ठीक है यार मेरे इंडियन भाई हैं, हम सब वापस जाएंगे, इनकी बेटी है, इनकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह, इनके घर वालों से मैं रोज़ बात करता था कि ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करने मैं ही जाता था ऑफिस में रोज़ इनके लिए। और इस बात में कोई झूठ नहीं, अगर ये अब झुठला देते हैं तो मेरे पास उसकी भी वीडियो पड़ी है कि मैं ऑफिस में बात कर रहा हूँ, नाम लेके लिस्ट लेके जा रखा हूँ अंदर, ठीक है। अगर इनको प्रूफ चाहिए मैं हर प्रूफ के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे को झुठला नहीं सकते। और जो भी बातें सच्ची हैं वो पूरे रशिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अगर अभी कोई रशिया में जाके इंडियंस की हालत देख ले तो उसे पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ लाख में से कोई 100 बच्चे 1000 बच्चे खुश हो सकते हैं कि वो उनको शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, उनका स्टडी का अच्छा हो गया होगा, उन्होंने कुछ रशियन लड़की से शादी कर ली है, क्योंकि रशिया में लड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है इस टाइम, ठीक है। तो रशियन लड़कियां तो लड़के ढूंढ रही हैं, इवन एक लड़की 2-2 लड़कों से भी शादी कर रही हैं, और उस पर क्या है, उस पर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, और सिटीजनशिप वाले को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। बट उनके बारे में क्या जिनको टूरिस्ट वीज़ा दे के भेज रखा है, जो बिजनेस वीज़ा पे जा रखे हैं, जिनके साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रखे हैं, लोग वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं ना। हम लोगों के सामने क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं, हम सिर्फ आर्मी नहीं रखना चाह रहे हैं, आर्मी तो हम रख ही रहे हैं कि मेन टॉपिक हमारे लिए वो है कि जो 1 तारीख से 5 तारीख को जो मैं भूखे रह के जो धरना देने वाला हूँ वो भी लोग देख लेंगे कि अब मेरे को कोई पड़ी नहीं है ना किसी के बारे में कि मैं क्यों आऊँ। बट क्या है कि सिर्फ इंसानियत है, घर वालों ने बताया है कि अगर तुम्हारे लिए वो लोग लड़े, तेरे को वापस इंडिया लेके आए, तो तू भी जा, तू भी जाके बोल। मुझे किसी का डर नहीं है कि आप मुझे बोलोगे कि गवर्नमेंट का कोई डर हो कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो सच है मैं वो बता रहा हूँ कि सर हमारे इंडियंस की हालत क्या हो रही है वहाँ पे, ठीक है। भूखे रहना 5 दिन 6 दिन पॉसिबल है किसी जगह पे बट जाकर। एक जनरल परसेप्शन इस तरह का है इंडिया में कि मतलब इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई अगर कोई है, दोस्त है, तो वो रशिया है, व्लादिमीर पुतिन की मोदी जी के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है, इस तरह की बातें होती हैं। और ये आम गाँव में भी लोग ये मानते हैं कि रशिया हमारा अच्छा दोस्त है। थोड़े टाइम तक हम अमेरिका को भी मानते थे, तो अमेरिका ने भी अभी प्रूफ तो कर ही दिया ना टैरिफ लगा के। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते,
मोदी सरकार से क्या रिलेशन अच्छे हैं? मोदी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार से रिलेशन अच्छे नहीं थे हमारे रशिया के साथ। रिलेशन तो 1971 से ही अच्छे चलते आ रहे हैं ना, तो रिलेशन तो उनके साथ अच्छे ही हैं, बट वो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हो ना। हम तो बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के बारे में कि जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर, जो कंपनीज़ काम करवा रही है, वो पैसा नहीं दे रही हैं, उनसे जब आप माँगते हैं, वो कहते हैं आपके मैनेजर को पूछो। मैनेजर है ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से, तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, कंपनी ने दिया। तो हम यही चक्कर काटते रह जाते हैं, ठीक है? और रिलेशन की बात करो, चलो 60-70 लाख की कैपेसिटी है रशिया की, उसमें से कोई 100 बंदे भी ठीक होंगे इंडियंस को लेके। अब इंडिया में रशियंस आते हैं सर, मैं कहता हूँ इमिग्रेशन पे आप ये देख लेना 1 मिनट भी नहीं लगता इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है? सुस्वागतम करते हैं, ठीक है? हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग यहाँ पे कुछ लोग 10-10 साल से रह भी रहे हैं, ठीक है? आपको भी पता है किस-किस टाइप के काम रशियन लड़कियाँ यहाँ पे आकर कर भी रही हैं। किसी से परे नहीं है वो बात, मैं बोलना नहीं चाहता, लाइव चल रहा है, बट वो सबको पता है कि क्या चीज़ें वो कर रही हैं। वो अलाउड है इंडिया में, वो रह रहे हैं बिना डर के, बिना असाइलम के, बिना वीज़ा के। और जब इंडियन जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी टूरिस्ट वीज़ा पे, तो फिर आप ऐसा कर दो ना कि उनके लिए कुछ तो करो कि चलो वो बेचारे फ्रॉड होके आ गए वहाँ से, वहाँ पे 7-8 लाख रुपए लगा के आए, एटलीस्ट उनको सैलरीज तो दो। अगर पुलिस पकड़ने भी आती है तो आप एटलीस्ट बात कर लो कि इन बेचारों के साथ फ्रॉड हो गया, इसलिए यहाँ पे हैं। कुछ आपको करना है तो कंपनीज भी तो प्रोवाइड करवा सकती है ना सर ये चीज़ें वहाँ पर। अगर हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको भी कैमराज में दिखता है, बट वो तो हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे हम जानवर आ रखे हैं। कि जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो रशिया में हैं, वो यही कर रही हैं कि आते हैं लड़के और पहले दिन से ही ऐसे जानवरों की तरह रखते हैं। वो कहते हैं आपको खाना प्रोवाइड करा देंगे। क्या खाना प्रोवाइड करवाते हैं? वो चिकन रोल होता है एक छोटा सा इतना सा, ठीक है? शोरमा कहते हैं लोगों से। एक शोरमा में आप 15 घंटे काम कर सकते हो? आप मुझे बताओ, कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप ऑफिस में बैठ के भी कर रहे हो। और हमें तो इवन 50-50 किलो के बॉक्स उठा के रखने हैं, ठीक है? कि एक बंदा पढ़ा लिखा भी है तो उसके लिए भी वही काम है, एक बंदा अनपढ़ है उसके लिए भी सेम काम है। बट सैलरीज का किसी को भी नहीं पता सैलरीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और ये चीज़ सिर्फ हमारे पे नहीं है, आप किसी अफ्रीकन बंदे को भी पूछ के देख लो, और बांग्लादेश के कुछ लड़के हैं जो काम करते हैं रशिया में, स्टूडेंट्स हैं, उनके पूछ के देख लो कि जैसे ही वीज़ा खत्म होता है, वीज़ा खत्म होते ही आपको जानवर समझते हैं कि कोई इनकी वैल्यू नहीं है, इनसे काम करवाओ, फ्रॉड कर लो और लड़के आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं तो है। इसमें एक चीज बताइए कि आप जो बातें कह रहे हैं इसमें एजेंट्स का जो रोल है, तो आपने जिस एजेंट ने आपके साथ धोखा किया कि भाई उसे टूरिस्ट वीजा भेज दिया, फिर वो एक्सटेंड ही नहीं हुआ, बाद में पता लगा, तो एजेंट्स को लेकर भी बहुत लड़ाई है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन एजेंट्स पे काबू किया जाए। तो आप लोग इन एजेंट्स से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मिलते हो, आपकी जान पहचान है, नंबर है, मिलते भी हो आप, तो बाद में इनसे जब आप जैसे आप वापस आए हो तो आपने क्या मिले आप उस एजेंट से? जी, मैं मिला था उनसे। क्या कहा उसने? और देन ही सेड कि चलो जो भी हो गया उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है? कि मेरे को तभी बहुत ये हुआ था कि जब आप आर्मी में चले गए थे, बट आपको भी पता वो चीज़ें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं, वो सबको ही पता होता है। बट कुछ एजेंट्स अच्छे भी हैं जो भेजते हैं स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे मैंने आपको बताया कि वहाँ जाके कुछ लड़के मिलते हैं जो बहका देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वहाँ पे वो लड़के भर्ती क्यों करवाना चाहते हैं लड़कों को? क्योंकि वहाँ पे एक बच्चे पे आपको 5-10 लाख रुपए मिलते हैं अगर आपने एक लड़का भर्ती करवा दिया। कौन देता है वो पैसा? गवर्नमेंट। जो अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी वाले जो ये लोग हैं, कमांडर्स हैं, कमांडर्स के पास कमांडर्स कॉन्टैक्ट करते हैं कुछ इंडियन से या कुछ रशियन लड़के होते हैं, वो आपको पकड़ के बोलेंगे आप आर्मी में जाओगे, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, आपको 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, सिक्योर जॉब है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जाके ऐसी ऐसी बात करेंगे, रशियन होगा वो ट्रांसलेट करके बता देगा, कोई इंडियन होगा तो वो आपको बता ही देगा कि क्या सीन है। तो वो आपको सच नहीं बताते हैं ना, आप सच बता दो कि वॉर में जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो बंदा एक बार को सोच के रुक भी सकता है शायद। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी सर, उसके बारे में भी सोचा ना आप। हम ये लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्यों जाते हो, तुम्हें नहीं पता है वॉर चल रही है। ये भी सोचा ना जिस बंदे ने 2 महीने से खाना ढंग से नहीं खाया होगा, जो 15 दिन भूखा रह के 16वें दिन में जाके थोड़ा खाना खा के फिर ये सोच रहा होगा कि मैं 15 दिन और काम कर लूँ, ठीक है? कि चलो एक टाइम जो कंपनी में थोड़ा बहुत मिल गया वो खा के गुजारा कर लूँ। उसके बारे में भी सोचा ना कि वो कितना सीरियस टॉपिक है, कि वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। घर पे नहीं बता सकते ना हम ये चीज़ें, घर पे क्या मुँह लेके बताएं? घर पे तो ये बोल के गए थे कि हाँ बहुत अच्छी कंट्री है, सब कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इवन जिस दिन तक मैं इंडिया भी आया हूँ ना, मैंने अपने घर पे ये बात नहीं बताई थी कि ये सीन हो गया था, वहाँ पे वॉर थी। मैंने ये बोला कि आर्मी में थे तो ये जो धरना वगैरह हुआ था उसकी वजह से हमें भी भेज दिया कि हम तो सेफ थे। बट वो बात नहीं है ना, अगर मैं अपने घर वालों को एक डेड बॉडी की फ़ोटो भी दिखा दूँ ना, तो वो ऐसा हो जाएंगे कि क्या ही हो गया। बर्थडे था मेरा 11 को, घर वालों ने बोला प्लीज़ उससे पहले आ जाओ। उस पे मैं पहुंचा और जब उस दिन के बाद सब फंक्शन ख़त्म हुए, रिलेटिव्स गए, क्योंकि रिलेटिव्स को हम दिखाना नहीं चाहते थे ये चीज़ उस टाइम पे। और उस टाइम तक मेरा इस ग्रुप के साथ इतना वो भी नहीं था कि मेरे को आना पड़ेगा। मुझे था कि शायद ये इन लोगों का काम है, मेरे को बीच में नहीं डाला जाएगा चीज़ के लिए। बट मैंने उन्हें एक चीज़ कही थी, राठौड़ भाई और जो सौम्या मैम है स्पेशली इनका, और श्री भगवान जी जो ये लोग हैं, इन लोगों की वजह से जो इन्होंने धरने दिए उसकी वजह से काफ़ी लड़के इंडिया आए।
अगर ये लोग पहल ही नहीं करते, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ के बंदे थे, सौम्या मैम का कोई बंदा ही नहीं है, मतलब उनका ऐसा है कि वो सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं। राठौड़ जी का भाई था, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट भी करा, उनका भांजा था। अगर कोई अपने भांजे भतीजे के लिए भी सपोर्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के टाइम पे कोई नहीं करता है, बट ये लोग निकल के सामने आ रहे हैं। और 2023 में भी ये चीज़ हुई थी, थोड़ा बहुत ये आया था मीडिया में, बट इतना नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस टाइम पे तो ज़्यादा ही बातें चल रही थी इंडिया रशिया के बारे में कि शायद संबंध खराब नहीं करना चाहते मोदी जी अपने उनके साथ, या गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। ये लोग मंत्रालय में जाकर आ गए हैं, ठीक है, काफ़ी जगह पे इन्होंने विजिट करा है, बट वो सिर्फ ये कह देते हैं कि जी करवा देंगे। बट फाइनली हमें कल एक उम्मीद मिली है, और परसों मैंने आपको बताया था पूरन सिंह जी से हम मिले थे, और उन्होंने हमें मिलवाया राकेश टिकैत जी से। उन्होंने जितना रिस्पेक्टफुली कल मेरे को लोगों के सामने दिखाया है ना, कि आप खुल के बोलो, आपको जो हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं, वो चीज़ शायद रुक भी सकती है, कुछ नहीं पता, आपको भी पता कि किसानों के टाइम पे भी क्या हुआ था, कि अगर 1 तारीख तक बात पहुंच गई कि तब तक भी लड़के वापस नहीं आए, तो 1 तारीख से तो फिर वहाँ से पदयात्रा होने ही वाली है। तो ये मैं लाइव टीवी पे बता ही रहा हूँ कि पदयात्रा का क्या प्लान है आप लोगों का? पद यात्रा पानीपत से शुरू होगी शायद, और पानीपत या सोनीपत से हम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बूढ़े लोग भी होंगे। अगर सिर्फ हम जवान लोग होते तो शायद हम जिस स्टेट से वहाँ से भी शुरू करवा सकते थे, बट द मेन प्रॉब्लम है इसकी, थोड़े बूढ़े लोग भी हैं। एक आंटी है, वो चल नहीं सकते। अमृतसर से एक फैमिली है, उनका एक 5 साल का बेटा है, अपाहिज है। और जो गुरसेवक की मदर हैं, वो तो परसों जब उन्होंने न्यूज़ सुनी, मैं उत्तराखंड में था, मैं उत्तराखंड से जलंधर उनको बताने गया, और उन्होंने लिटरली फ़ोन पर बात सुन ली और चलती बस से कूद गई नीचे। यहाँ गुरदासपुर में रहती हैं वो, चलती बस से नीचे कूद गई वो, ठीक है। तो मतलब फैमिलीज़ को संभालना बहुत मुश्किल है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं किसी का बेटा वहाँ पे फंस गया, किसी का पति वहाँ पे फंसा हुआ है, कि जिनके घर, कई तो ऐसे लड़के थे जिनकी सिर्फ सिस्टर ही रह गई है ना पीछे, ठीक है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब आजकल के टाइम पे अब वो लड़की बेचारी पढ़ रही है, और उसके ऊपर अगर पूरी फैमिली का बर्डन आ जाएगा एक बहन के ऊपर, वो कहाँ जाएगी? अभी वो पढ़ रही हो, 9th-10th में वो लड़की है, अगर वो 9th-10th में किसी के पास जॉब मांगने जाएगी, आपको पता है आजकल के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। पहली बात तो ठीक है, कि अगर कोई 9th-10th में पढ़ाई छोड़ के काम पे लग रही है, तो वो पता क्या कहते थे, अरे घर के और लोगों में कुछ दम ही नहीं है, तो लड़की को काम पे लगा दिया। जो हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी है स्पेशली, कि लड़कियों को लेकर तो बहुत ही खराब हुई पड़ी है ना वहाँ पे। ये हमें कह रहे हैं कि वहाँ पे तो आप मज़े करने गए थे, ये अरे यार, लड़कियां काम करने, स्पेशली लड़कियां बहुत आ रही हैं रशिया में काम करने के लिए। और एक केस अभी हुआ भी था कि मैं काम करता था कंपनी में, तो वहाँ से बेचारी लड़की को उठाया, उसको आज तक पता ही नहीं है, और ये तो न्यूज़ में ही नहीं आया कभी कि वो लड़की और वो लड़का गए कहाँ पे, कि वो काम कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें उठाया, वो बेचारे ई वीज़ा पे थे, कपल आए थे दोनों, और उनका आज तक पता ही नहीं लगा वो कहाँ गए। एक वहाँ से डोंकी वाला बहुत सिस्टम चलवाते हैं ये लोग, वहाँ से यूरोप की डोंकीज़ लगती हैं, सबको पता है रशिया हब है डोंकीज़ का, तो वो डोंकीज़ में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, उनका भी पता नहीं लगता, कि मतलब इतनी ऑप्शन है इनके पास रशिया में करवाने के लिए, बट होता लास्ट में फ्रॉड ही है। काफ़ी लड़के हैं जिनको आर्मी में भी ऑफर आ रही थी कि आपको डोंकी वाले बंदे का नंबर देते हैं, आप वहाँ से भाग जाओ, वो 5-7 लाख रुपए लेके आपको निकलवा लेगा। कुछ लड़कों ने शायद ट्राई भी किया, शायद वो मारे भी गए उसी वजह से बीच में। और अनूप कुमार जो लड़का, स्पेशली मेरे को रिमाइंडर आ रहा है अभी भी, मतलब ये 2 लड़के हैं, ये और साजिद खान, जिनको वापस ऑपरेशन वगैरह करवा के ट्रीटमेंट दे के वापस फ्रंट लाइन पे ले गए हैं। और जबकि बात ये हुई थी कि उनके ऑर्डर्स आ गए हैं भेजने के, फिर भी इंडियन एम्बेसी तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हमें जवाब दे रही है कि इंडियन एम्बेसी तो जवाब नहीं दे रही, जो इंडियन एम्बेसी जो जवाब देगी उसके उस पर हम काम करेंगे, बिहाफ पे काम करेंगे। अरे अगर आपका थोड़ा बर्डन हो उनके ऊपर कि जी आप हमारे लड़कों की इन्फॉर्मेशन दो कि कहाँ हैं लड़के, किसने भेजे हैं, उसको लेके आओ, ठीक है, कि हम रशियन गवर्नमेंट से जवाब मांगे कि जब आपने बोल रखा है कि इंडियन तो भर्ती हो ही नहीं सकते, तो कैसे हुए? पहला सवाल तो यही है। हुए तो आपको एटलीस्ट एक बार उनसे पूछना तो चाहिए कि हाँ भाई, आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा, आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिया जा रहा। और उनको पूरी रियलिटी बता दो कि वहाँ जो आपको वॉर में जाना है, इतने ही दिन में आप ट्रेनिंग में चले जाओ, कि वो बंदा थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर हो ना अंदर से, कि वो प्रिपेयर ही नहीं होगा तो वो क्या कर लेगा बेचारा वहाँ जाके। मैं भी गया था, हम प्रिपेयर ही नहीं थे इस चीज़ के लिए, हमें ये था कि ठीक है बंकर वगैरह ही खुदवाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बंकर का ही काम करवा रहे थे, हमें ट्रेनिंग तो बहुत कम होती थी, बंकर खुदवा दिए। ये ट्रेनिंग में भी यही सिखा रहे थे कि बंकर कैसे खोदना है, लकड़ियाँ कैसे काटनी है, लकड़ियाँ काट के लगानी कैसी हैं, तो वो काम भी करवाते थे, और वहीं से 2-4 दिन रख के कई बार वहाँ से भी आगे भेज देते थे। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करके रशिया ने इतनी बुरी बुरी चीज़ें करी हैं हमारे साथ, और हो भी रही हैं अभी भी कुछ लड़कों के साथ। लड़कों से 2-2 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं डिपोर्ट के टाइम पे, कि ऐसा करो 2 लाख रुपए दे दो, आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है चीज़ों को लेके। मैं सिर्फ आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी तो है ही है, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि लड़के मर रहे हैं, डेड बॉडीज़ इंडिया आ रही हैं। डेड बॉडीज़ इंडिया आ रही तो किसी वजह से आ रही है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट आर्मी से, अगर रशियन आर्मी से कोई मतलब नहीं था, इंडिया का कोई तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, तो डेड बॉडीज़ इंडिया आई हैं। एक लड़के का तो ऑर्डर पास हो गया था शायद, ये जो भाई बैठे हैं इनके ही भाई थे वो,
उनका ऑर्डर पास हो गया था आने का इंडिया। इंडियन एम्बेसी ने बोला कि ये लड़का वापस आ रहा है, 2-4 दिन में इंडिया आ जाएगा। और जैसे ये बात वहाँ पे पता लगती है आगे फ्रंट लाइन पे कि इसके ऑर्डर पास हो गए, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ कभी आज तक। उसके बाद वो लड़का ही गायब हो गया। आज से 5 दिन पहले एक लड़के से हमारी बात चल रही थी, सौम्या मैम है जो, उनकी बात चल रही थी, श्री भगवान जी इन लोगों की बात चल रही थी। वो लगातार फ़ोन पे की बात बोल रहा था, भैया 1.5 महीना हो गया है, ब्रेड के ऊपर कुछ नहीं खाया, पानी ब्रेड खा रहा हूँ, प्लीज़ निकाल लो किसी तरीके से। इंडियन एम्बेसी में बात जाती है फिर से, इंडियन एम्बेसी में हम बात करते हैं। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि ऐसा करो, उसका मंत्रालय में नंबर दे दो। और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, नहीं तो मैंने रोक लेता कि नंबर मत दो, अगर नंबर चला गया वो लड़का वापस नहीं आ पाएगा। मैम ने नंबर दिया, 20 मिनट में उस बंदे का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया वहाँ से। बंदे का पता ही नहीं है वो कहाँ चला गया है, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि लड़के वापस आ जाएँ, एटलीस्ट मैं आए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, इवन मेरे पास तो इंस्टाग्राम तक नहीं है। अगर मेरे को व्यूज़ ही चाहिए हो तो मैं वो वीडियोज़ उठा के डालूँ ना इंस्टाग्राम पे, अगर मेरे को फेमस ही होना। बट फेमस होने की बात नहीं है, मेरे को भी पता है मेरी माँ ने कैसे सहाया, मेरे पापा ने कैसे सहाया, है ना। वो लिटरली रोते थे कॉल पे कि तू इससे अच्छा इंडिया आ जा। बट इंडिया पे कैसे आ जाए, इंडिया ने कहा तो पैसे ही नहीं थे ना मेरे पास कि 40-50 हज़ार की टिकट भी कहाँ से करवा के आऊँगा। और अगर घर आओगे तो ताने अलग से सहने पड़ेंगे आपको। बट लोगों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ नहीं है। और कंट्रीज़ के लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि अगर उनका बेटा कोई गया हो किसी कंट्री में, इंटरनेशनली गया हो, पढ़ने गया हो, वो वापस आ जाए, वहाँ पे ऐसा नहीं सुनाया जाता। बट जो इंडिया की कम्युनिटी है उसकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा अलग है कि अभी भी मैं घर पे आया हूँ ना, चलो मैं कुछ लेके आया घर पे, हम एक फंक्शन ही कर रहे हैं, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि 9 महीने में ही वापस आ गए अब। बट अब उनको क्या पता कि वो 9 महीने में 4-5 महीने या आर्मी के जो स्ट्रगल, 1 महीना जो जेल में रहा हूँ, वो स्ट्रगल कैसे करा है, वो मेरे को पता है ना, जो सह के आ रहे हैं। और जो लड़के मर गए, उनकी फैमिलीज़, उनके मम्मी को होश तक नहीं है। जो ये अभी बॉडी आई थी, डेड बॉडी, अभी उत्तराखंड से राकेश की बॉडी आई थी, तो वो भी हमारे मतलब जैसे रिलेटिव्स में आते हैं दूर के, तो उनकी डेड बॉडी आई। बट कोई न्यूज़ ही नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे खुद ही सोशल मीडिया पे डालना पड़ रहा है कि हमारे लड़के। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो वो चले गए, ठीक है, पहली बात तो रशियन आर्मी ले नहीं सकती ना, पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट है कि अगर ले लिया तो झूठ बोल के ले रहे हैं, ठीक है। और कईयों को जो ये पुलिस वाली बात है ये बिल्कुल सच है, वहाँ पर जाके ऑप्शन देते हैं ये सीधा ही आपको, या तो डिपोर्ट करेंगे या तो आर्मी ज्वाइन कर लो, आपके लिए वही अच्छा है। तो अब जिस बंदे के पास कुछ नहीं होगा तो वही सोचेगा ना कि भाई चल लो, अब देखा जाएगा क्या हो जाएगा। क्योंकि मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी वापस आने की, मेरे को तो ये हो गया था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब काटनी पड़ेगी यहाँ पे कि अगर। मेरा आखिरी सवाल है, चर्चा थोड़ी लंबी हो रही है। बिल्कुल। जो ये पदयात्रा का प्लान है, अब आप अलग अलग जगहों पे घूम रहे हो और फैमिली से मिल रहे हो, इसमें फंड्स का कैसे मैनेज हो रहा है और किस तरह से आप लोग ये पदयात्रा करोगे, कहाँ ये धरना होगा, क्या प्लान है पूरा? इसमें जो पदयात्रा वाला है उसमें तो सर फैमिलीज़ को ही थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अनूप जी, जो पूरन जी हैं, वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और डकैत जी ने सीधा बोल दिया है कि आपको जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी। उत्तराखंड में आज मैं जा रहा हूँ, इसके बाद ही मेरे को उत्तराखंड निकलना है सीधा। वहाँ पर जाके किसान के जो वहाँ पे मतलब संगठन है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आप हमें बताओ। और जो पद यात्रा है उसमें भी हम ज़रूर आएँगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे हम लेके आ सकते हैं हम लेके आएँगे। मुज़फ़्फ़रनगर से एक संगठन मिला है, उन्होंने भी मेरे को बोला है कि आप हमें मिलो आके, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 तारीख से पहले हम सारी चीज़ें कर 29 तारीख को शायद एक प्रोटेस्ट है दिल्ली में, शायद वो जंतर मंतर पे है या फिर रामलीला मैदान पे भी हो सकता है, मतलब 2 जगह की परमिशन ली गई है। तो मंत्रालय में तो खूब घूम के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। बट अब हम फिर वही करेंगे जो किसानों ने किया था कि पद यात्रा शुरू करेंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे। और स्पेशली मैं तो ये सीधा ही कह रहा हूँ कि अगर आपको 24 घंटे भी वीडियो बनानी होगी ना, 24 घंटे भी वीडियो लेके मेरे सामने खड़े रहना, मेरे बयान नहीं बदलेंगे। और भूखे प्यासे वो करूँगा कि एटलीस्ट लोगों को ये ना हो कि जो ये कह रहे हैं ना कि ये व्यूज़ के लिए आया है या इसको अपना फेम बनाना इसलिए आया, तो उनके भी थोड़े वहम दूर हो जाएंगे कि व्यूज़ और फेम के लिए नहीं आया हूँ, व्यूज़ और फेम ही चाहिए ना। तो काफ़ी लड़के हैं मेरे साथ जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने मेरे को बड़ी हेल्प की है इंडिया में आने में। क्योंकि मेरे टिकट्स का मुझे कुछ नहीं पता था, जब मैं मॉस्को में आया था मेरा रहने का कुछ नहीं हो रहा था, होटल्स वाले ले नहीं रहे थे अंदर, वो कह रहे थे कि आपको लेंगे ही नहीं, आपके पास वीज़ा ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। फिर इंडिया आया तो मेरे जो दोस्त हैं अरुण कालिया जी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए लड़कों को लेके वो हम करेंगे प्रॉपरली आपको, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़बरदस्ती लड़के ऐसे जा रहे हैं, कुछ को बहका के लेकर जा रहे हैं। पैसे नहीं, पैसे तो चलो एक मैटर ही नहीं करता ना इस मामले में कि आप कह रहे हो। अगर कल को उस बच्चे की जान चली जाती, चलो वो आज 10-12 लाख लेके आ गया या मैं 12-13 लाख लेके आया, ठीक है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ या मैं ये ना नहीं करता कि मैं पैसे लेके नहीं आया। अगर मेरे पैसे आ जाते, मैं ना आता, तो मेरे घर वाले तो ये सोचते हैं ना कि अब इन पैसों का भी क्या करेंगे, कि अगर ये 12-13 लाख तो शायद कुछ और करके भी कमा लेता फ्यूचर में। जब अब 1 साल में ना कमाता, 3 महीने में ना कमाता, कुछ करके कमा लेता। बट वो चीज़ को लोग सोचते ही नहीं है, लोगों की मेंटालिटी अलग है।
बट यही है कि अब हम 1 से 5 तक पद यात्रा करेंगे, 1 या 2 तारीख को शुरू करके, और शायद उसके बाद कुछ रिजल्ट निकले और फ्यूचर में बच्चे जाने से बचें रशिया में। तो विवेक मेरे साथ थे और इनको बुलाने का मकसद यही था कि जो पूरा मामला चल रहा है बहुत दिन से, आपने देखा है कि हरियाणा के अलग-अलग ज़िलों से, अगर मैं बात करूँ, हिसार है, फ़तेहाबाद है, रोहतक है, कई जगहों से बच्चे जो हैं वो गए हैं रशिया, फिर वो आर्मी में चले गए हैं और बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं कि महीनों बीत गए हैं लेकिन परिवार से कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। मदन हेड़ी का ये एक और लड़का है, सोनू, आपको याद होगा, जिसकी डेड बॉडी आई, अब उसी गाँव का एक लड़का था, उस समय भी लोग कह रहे थे कि भई उसको बुलाया जाए, लेकिन अब इस बात को भी काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसके परिवार से भी उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस बातचीत के माध्यम से समझाना यही था, यही सवाल थे हमारे कि आखिर वहाँ लाइफ़ कैसी है? कैसे लोग वहाँ आर्मी में पहुँचते हैं और किस तरह से विवेक वहाँ से बचकर निकले हैं और लड़कों की वहाँ स्थिति कैसी है? तो कहानी पूरी इन्होंने बताई है, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और साथ ही जो इन्होंने बातें कही हैं उस पर अपनी राय भी दें। और ये जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, इनकी मुहिम ये है कि लड़के जाना वहाँ पर बंद हो, ये सिस्टम बंद होना चाहिए और जो फँसे हुए हैं वो किसी तरह सेफली अपने घर आ जाएँ, अपने परिवार के पास आ जाएँ। तो अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।